दैट हिस्ट्री शेप द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। कि प्रिंट जो है उसकी अपने आप में हिस्ट्री है, जो हमें हिस्ट्री बताता है प्रिंटेड मटेरियल बुक्स, उसकी अपने आप में हिस्ट्री है, ठीक है। एंड दैट हिस्ट्री शेप द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, मतलब आज जो आप प्रिंटेड कल्चर देख रहे हो, जो वर्ल्ड देख रहे हो आप, वो इस प्रिंट की वजह से कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे शेप हुआ, दैट इज द थीम। फाइन, हम इन सारी चीजों के इर्द गिर्द अपने चैप्टर को घुमाएंगे कि व्हाट इज दिस हिस्ट्री, प्रिंटिंग मटेरियल की, प्रिंटिंग कल्चर की क्या हिस्ट्री है, व्हेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर बिगिन टू सर्कुलेट, ये प्रिंटेड लिटरेचर कब मार्केट में आया, कैसे कब मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एरोप्लेन आज आप देखो बहुत कॉमन है, लेकिन पहली बार कब आया, तो इसे इतिहास का एक वो भी पहला पहलू रहता है ना कि पहला शुरुआत किसने की थी। तो वही चीज है कि पहले प्रिंटेड मटेरियल कैसे थे, किसने शुरू की, क्या सारी चीजें, हाउ हैज इट शेप्ड एंड क्रिएटेड द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के समय को प्रिंटेड मटेरियल ने कितना शेप किया, बहुत शेप किया, कैसे शेप किया पूरे चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो विद द एक्सपेंशन ऑफ print from East Asia to its expansion in Europe and in India, we are going to cover all these issues in this chapter। क्या है लास्ट टाइम देखो क्या कवर करने वाले हैं, एक्सपेंशन ऑफ प्रिंट फ्रॉम ईस्ट एशिया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि प्रिंट निकला कहां से, ईस्ट एशिया से, चाइना, जापान, कोरिया, यहां से प्रिंटिंग कल्चर जो है, छपाई का काम चालू हुआ है, ठीक है। यहां से चाइना वाले तभी तो कॉपी करने में मास्टर है, ठीक है। तो यहां से छपाई का काम शुरू हुआ है, ठीक है। ईस्ट एशिया से इट एक्सपेंडेड टुवर्ड्स यूरोप, यूरोप तक प्रिंटिंग कल्चर पहुंचा। चलो लकीली पहली बात जैसा पढ़ने के यूरोप ने स्टार्ट नहीं किया, तो हर चीज का क्रेडिट यूरोप ले जाता है ना, ठीक है। तो ईस्ट एशिया से यूरोप, यूरोप से इंडिया, तो ये पूरी कहानी जो है ना प्रिंट कल्चर की, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। और उसके इर्द गिर्द फिर सोसाइटी के ऊपर, मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीजें समझेंगे। क्लियर है। तो दीस आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी। मैं आपको चैप्टर छोटा करके देता हूं, छोटा करके बोलो यार सर बोल रहे हो कि आप लेक्चर बनाते हो, नहीं छोटा करके देता हूं इन द सेंस कि मैं आपको ट्रैवल रहा है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं बताते, छापा जाता था, ये सारी चीजें होती थी। फाइन, हैंड प्रिंटिंग होती थी, ठीक है। यहां तक जो मैंने आपको बताया तो उससे आपको चैप्टर की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। फाइन, एंड हियर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स आपको क्या मतलब, आपको क्या समझना है, हेडिंग पकड़ो सारी चीजें क्लियर होगी। फर्स्ट प्रिंटेड बुक से मेरा ये तात्पर्य है कि सबसे पहले कौन कौन सी बुक्स थी ऐसी जो प्रिंट हुई है, वो कैसे प्रिंट हुई थी। तो प्रिंटिंग के पहले, प्रिंटिंग मतलब क्या, छपाई, ठीक है। छपाई के पहले किताब होती थी, क्या होती थी, छपाई के पहले हाथ से लिखा जाता था, ठीक है। छपाई के पहले हाथ से लिखा जाता था, तो प्रिंटिंग के पहले छपाई कैसे होती थी, हाथ से लिखा जाता था, क्या हुआ। तो द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी जो थी, तो अर्लीस्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं टेक्निक टू नोट डाउन और टू कॉपी द प्रिंटेड मटेरियल ऑफ द बुक्स वाज सीन इन चाइना, जापान एंड कोरिया। तो जो ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, चाइना, जापान, कोरिया, यहां पे क्या होता था, पहले हैंड प्रिंटिंग होती थी, तो हाथ से ही चीजों को छापा जाता था, ये सारी चीजें होती थी। फाइन, हैंड प्रिंटिंग होती थी। फ्रॉम AD 594 onwards books in China were printed by rubbing paper against the ink surface of wood blocks, ठीक है। अब यहां पे समझना, तो ये हाथ से लिखते लिखते फिर धीरे से क्या है, हैंड प्रिंटिंग टेक्निक आई, ठीक है। पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी, जैसे आप समझोगे ना, तो कल्चर क्या रहा है, अगर आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें, आप वर्ल्ड की मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की बात करो, वैदिक सभ्यता की बात करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि पहले कल्चर था श्रुति और स्मृति का। ये कौन है सर, ठीक है। और स्मृति मतलब क्या कि पहले ऐसा होता था जैसे गुरु लोग जो रहते थे तो अपने शिष्यों को सब कुछ सुनाते थे और शिष्य सब कुछ सुनते थे। श्रुति मतलब सुनना, और स्मृति मतलब क्या है, याद रखना, सब कुछ याद रखते थे और वो खुद गुरु बनते थे और अपने शिष्यों को सुनाते थे। तो इनिशियली द कल्चर वाज ऑफ पासिंग डाउन द इंफॉर्मेशन ओरली, ठीक है। पहले सब कुछ क्या होता था, ये माइंड जो है कंप्यूटर की तरह काम करता था, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता था, श्रुति स्मृति का कल्चर चलता था। फिर क्या होता है, फिर लिखना जब शुरू किया होगा, तो लिखना शुरू किया गया होगा कि जो थॉट से भाषाओं का, व्याकरण का जब इवोल्यूशन होगा तो लिखना शुरू कर दिया गया होगा। अब जब लिखना शुरू कर दिया लोगों ने, तो लिखते लिखते क्या होगा, अब लिखते लिखते अब जैसे ये राइटिंग डाउन द थिंग्स इज अ लेबोरियस वर्क, बहुत समय लगता है, आपको थोड़ा फास्ट काम करना होगा, तो उसके चलते क्या है, उसके चलते अगर किसी चीज को रिकॉर्ड करना था तो ये हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक डेवलप होती है, जो इनिशियली अर्लीस्ट काइंड ऑफ बुक्स जो डेवलप होती है वो कैसे हुई है, चाइना, जापान, कोरिया में, और हैंड प्रिंटिंग की मदद से बुक्स को डेवलप किया गया। हैंड प्रिंटिंग में जैसे अगर आप देखें, मैं इसको और नैरो डाउन करूं तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, हाथ से कैसे प्रिंट करोगे, हाथ से कैसे प्रिंट करना मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हाथ से प्रिंट करना तो मैंने यहां पे अगर नीले कलर का क्या लगा लिया, इंक लगा लिया, तो होमवर्क करके नहीं लाए, चटाक से काटा लगेगा, तो वो क्या होगा, इंक भी तुम्हारे गाल पे छप जाएगा। कभी कभी ऐसा हुआ स्कूल में किसी के साथ, तो क्या हो गया, वो हैंड प्रिंटिंग हुई, मतलब हाथों का इस्तेमाल करते हुए प्रिंटिंग हुई, ठीक है। वही चीज आपको यहां लगाना है, मतलब ऐसे मार मार के नहीं छापते थे। सिंपल सी चीज क्या होती थी कि पहले जैसे अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स जो चाइना में बुक्स थी ना, वो हैंड प्रिंटिंग की मदद से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक के थ्रू प्रिंट की जाती थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, अच्छे से समझ लो, ठीक है। एक वुड ब्लॉक होता था, लकड़ी का टुकड़ा होता था। अब उस वुड ब्लॉक में क्या होता था, लेटर्स वर बीइंग एनग्रेव्ड, ठीक है। चाइनीज लेटर्स आपको दिख रहे हैं होते हुए, तो ये ऐसे चाइनीज लेटर्स को एनग्रेव कर जाता, मतलब ये आपने कभी किया होगा, ठीक है। जैसे वो सिक्का रहता था, सिक्के के ऊपर पेंसिल हम लिख देते हैं हाथों से, तो हमें सिक्का छप के मिल जाता है पेपर में, खास करके उन टाइम पीरियड में जब सब्स्टिट्यूशन का पीरियड लगा रहता है स्कूल में और करने को कुछ नहीं रहता है, ठीक है। टीचर स्ट्रिक्ट रहता है सब्स्टिट्यूशन वाला, तो हम बैठे बैठे सिक्के छापते थे स्कूल में, है ना, पेपर पे। तो वो क्या हो रहा है कि आप जैसे एक एनग्रेव, अब सिक्के के ऊपर क्या रहता है, वो एनग्रेव रहता है कि 5 रुपए से बना हुआ है, और उसके ऊपर जैसे अगर आप कुछ रबिंग करोगे तो रबिंग से क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाता था वैसा, है ना। तो ठीक वैसी टेक्निक नहीं, लेकिन यहां टेक्निक थोड़ी अलग है। तो वैसे ही एक लकड़ी के टुकड़े पे क्या किया जाता है, लेटर्स को ऐसे एनग्रेव कर दिया जाता है। अब आप छुओगे टेक्सचर तरीके से आपको समझ में आएगा कि हां इस पे कुछ लेटर लिखा है। अब क्या होता था, इसी के ऊपर अगर आप इंक लगा देंगे, हम लगा दी इंक लगा दी और पेपर लेके छाप देंगे ऐसे, तो पेपर लेके छापेंगे तो व्हेन यू आर रबिंग द पेपर अक्रॉस द एनग्रेव्ड वुड ब्लॉक व्हिच इज बीइंग इंक्ड, ठीक है। इस एनग्रेव्ड वुड ब्लॉक को इंक लगा दिए और इसके अगेंस्ट जब आप पेपर घिसोगे तो उसकी फोटोकॉपी बन जाएगी, लाओ भैया 2 रुपए दो, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि इनिशियल लेवल पे प्रिंटिंग इस तरह से होती थी, इसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बाय हैंड, हैंड प्रिंटिंग इन कंटेक्स्ट से जाना जाएगा, इन नामों से जाना जाएगा, समझ गए ना। तो फ्रॉम 594 AD अगर बात करें, उस समय से क्या हो रहा है, बुक्स जो थी चाइना में दे वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक सरफेस और वुड ब्लॉक्स, ठीक है। दिस टेक्निक केम टू बी नोन एज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेकिन एक समस्या, एक लिमिटेशन रही है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, एक लिमिटेशन रही है। क्या लिमिटेशन रही है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, देखो। तो एज बोथ साइड्स ऑफ द थिन पोरस शीट्स कुड नॉट बी प्रिंटेड, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे पेपर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, अब पेपर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो एक तरह से देखोगे तो पूरा इंक सरफेस रहता था, उस पे छपाई हो रही है तो उतनी क्लैरिटी नहीं आती थी। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, हमारे पास भी कोई अगर मार्कर जो है, या फिर कह सकते हैं कि किसी पेन की इंक बहुत ज्यादा स्पिल कर रही है, तो आगे लिखते हैं पीछे छप जाता है, खास करके जेल पेन में, और जब आपके पास पेपर की क्वालिटी खराब हो, ठीक है। तो वैसे क्या होता था कि जो पेपर थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की लिमिटेशन बता रहा हूं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की लिमिटेशन ये है कि both sides of thin porous sheet could not be printed, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से एक पेपर पे एक ही साइड प्रिंट किया जाता था, बैक साइड
फोटोकॉपी नहीं होती थी, ठीक है, क्यों? नहीं तो फिर वो पूरा आगे का पीछे छप गया, पीछे का आगे छप जाता था, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते लिमिटेशन ब्लॉक प्रिंटिंग की क्या है, एक नंबर में सवाल अगर बना आपका तो ध्यान रखिएगा। तो एज दी पेपर यूज वाज ऑफ थिन एंड पोरस क्वालिटी, ठीक है, उसके चलते क्या होता था, बोथ दी साइड कुड नॉट बी प्रिंटेड व्हिच लेड टू दी, उसके चलते प्रॉब्लम क्या होती थी, व्हिच लेड टू दी प्रॉब्लम, मतलब जैसे आप कह सकते हो कि व्हिच लेड टू दी प्रिंटिंग ऑन वन साइड ओनली, दूसरा साइड जो था व्यर्थ जाता था, खाली जाता था। अब देखो क्या है, तो इसी के चलते आप देखोगे चाइना में प्रिंटिंग इस तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट चाइनीज अकॉर्डियन बुक चलती थी। अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक से एक साइड पेपर का छाप लिया जाता था, अच्छे समझना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। एक साइड छाप लिया आपने पेपर का, पूरा छाप लिया एक साइड, है ना। अब क्या होता है, इसका पीछे वाला हिस्सा किसी काम का नहीं है, दूसरा पेपर जो होगा, दूसरा पेपर का भी, जैसे मान लीजिए दो पेपर है, इस साइड छाप लिया, ठीक है, दूसरा पेपर इस साइड छाप लिया, अब दोनों पेपर का जो पिछला हिस्सा है किसी काम का नहीं, दोनों पेपर को ऐसे चिपका दो, तो इधर भी छपा दिखेगा, इधर भी छपा दिखेगा। तो अब क्या हो गया, अब एक तरह से जैसे देखोगे आप, तो एक तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि इधर भी प्रिंटेड मटेरियल, इधर भी प्रिंटेड मटेरियल, लेकिन वो एक पेपर नहीं, वो दो पेपर है, फाइन। तो वही अकॉर्डियन बुक्स कैसे बनती थी, अकॉर्डियन बुक्स कैसे बनती थी, फोटो भी देखो। तो अकॉर्डियन बुक्स मतलब दे वर फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड्स, ठीक है, तो कैसे फोल्ड करके स्टिच कर देते थे दोनों पीछे पीछे कैसे, तो दोनों तरफ प्रिंटेड दिखता था, लेकिन उसको स्टिच कर दिया जाता था, तो दोनों तरफ से ऐसे आपको क्या देखने को मिलती थी, दोनों तरफ से प्रिंटेड बुक देखने को मिलती थी, और फिर उन सारे पेजेस को आपस में जोड़ दिया जाता था, स्टिच कर दिया जाता था, समझ रहे हो। तो अब दे वर सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमैन हु कुड डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। अब एक बार मटेरियल प्रिंट हो गया, तो जैसे ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे ने क्या कर लिया, एक बच्चे ने कॉपी कंप्लीट कर ली, ठीक है, उसने कॉपी कैसे कंप्लीट की, उसने बकायदा नोट्स वोट्स सब बनाए। अब बाकी आधी क्लास क्या करेगी, बाकी आधी क्लास क्या बोलेगी कि वी आर द स्किल्ड कॉपी राइटर्स, ठीक है, तो वो उसी की कॉपी से दना लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो अकॉर्डियन बुक में क्या होता है, जैसे प्रिंटेड बुक्स जो रहती थी, प्रिंटेड बुक्स को फोल्ड करके स्टिच करके बकायदा रेडी कर लिया जाता था, और इसी की बहुत सारी फिक्र होती है कि बहुत सारे क्राफ्टमैन जो रहते थे तो इनको इस तरह से डुप्लीकेट करके ले आते थे, ठीक है, ब्यूटीफुल कैलीग्राफी के साथ में वो सारा काम हो जाता था, क्लियर हुआ। तो हैंड प्रिंटिंग सारे क्राफ्टमैन जो रहते थे तो इनको इस तरह से डुप्लीकेट करके ले आते थे, ठीक है, ब्यूटीफुल कैलीग्राफी के साथ में वो सारा काम हो जाता था, क्लियर हुआ। तो हैंड प्रिंटिंग मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और हैंड राइटिंग दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी, लेकिन हाँ इनिशियली प्रिंटिंग जो है तो वैसे वुड ब्लॉक टेक्निक की मदद से स्टार्ट हो गई थी। अब इतना मैंने आपको अकॉर्डियन बुक के बारे में, ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक जो है, ठीक है, उसके बारे में बता दिया। ओल्डेस्ट बुक्स जो है, तो ओल्डेस्ट चाइनीज बुक्स में अकॉर्डियन बुक थी, ये ध्यान रखिएगा। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या, ये ध्यान रखिएगा। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की लिमिटेशन क्या, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आगे बढ़े तो चाइना में बुक का जो कल्चर है वो किसी एक कारण से और बहुत ज्यादा बढ़ गया, या फिर कह सकते हैं बुक की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। किस कारण से, चाइना की ब्यूरोक्रेसी जो थी, ब्यूरोक्रेसी का हिंदी मतलब क्या होता है, नौकरशाही। हम लोग नौकरशाही नहीं समझ में आया, मतलब वहां पे क्या, जो चाइनीज एम्पायर था, तो चाइनीज एम्पायर में काम करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे ना, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैसे सेलेक्ट होते थे पता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स सेलेक्ट होते थे एग्जाम के बेसिस पर, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, ठीक है। हमारे देश में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है, बहुत सारे बच्चे अपीयर करते हैं, आप में से काफी सारे एस्पायर कर रहे हो उस चीज को, तो उसके लिए करना क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना कहां से पड़ेगा, बोले सर आपकी YouTube वीडियो से, वो तो पढ़ी लोगे आप, ठीक है। उसके अलावा पढ़ने के लिए आपको बुक्स भी चाहिए रहेगी, तो जो बुक्स चाहिए रहेंगी तो बुक्स कब आएगी, जब आपके पास बुक्स प्रिंट होगी। कहानी जोड़ पाएगा ना विनोद। तो उसी के चलते क्या होगा, उसी के चलते आप देखोगे तो चाइनीज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ प्रिंट। कैसे, तो चाइना पोजेस्ड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, बहुत सारे ऑफिसर होते थे, ठीक है, और ये ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता था सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के थ्रू, ठीक है। तो अब जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होता था, तो टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपीरियल स्टेट। तो सरकार खुद टेक्स्ट बुक प्रिंट करवाती थी कि हम टेक्स्ट बुक दे रहे हैं, तो पढ़ो, पढ़ के जो एग्जाम निकालेगा उसको नौकरी भी देंगे। वाह भाई, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से टेक्स्ट बुक्स वगैरह बहुत ज्यादा प्रिंट करवाई जाती थी सरकार के द्वारा, ठीक है। तो जो उनका इंपीरियल स्टेट था, मतलब जो सरकार थी, वही टेक्स्ट बुक प्रिंट करवाती थी। तो फ्रॉम द 16th सेंचुरी the number of examination candidate went up and that increased the volume of print। तो जैसे अगर आप देखोगे तो 16th सेंचुरी आते आते क्या होने लगा कि नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस भी बढ़ गए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ बुक्स भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से बुक्स फ्लडेड दी मार्केट। पढ़ने वाला बेचारा सिर पकड़ लेता था और कितनी बुक्स है, इतना सिलेबस है, पढ़ते रहो। तो ये समझ में आ रहा है कहानी क्या है। प्रिंट एंड चाइना का अकॉर्डियन बुक के बारे में मैंने आपको बताया, ओल्डेस्ट बुक्स जो ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल चाइनीज बुक्स हैं, उसके बाद में हाउ द चाइनीज ब्यूरोक्रेसी लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड मटेरियल्स, वो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन इस सेंस में आ सकते हैं, जब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह से पूछ लो, वी आर कंफर्टेबल, ठीक है, वी आर कंफर्टेबल वाली चीज है, क्लियर हुआ। एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, और फिर दूसरी चीज क्या हो रही है कि हाउ द प्रिंट
क्या कह सकते हैं, हाउ दी प्रिंटेड मटेरियल बूम इन चाइना। ठीक है, तो प्रिंटेड मटेरियल के बूम होने के पीछे क्या क्या कारण है? प्रिंटेड मटेरियल के बूम होने के पीछे कारण ब्यूरोक्रेसी हो गया, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो गई चाइना की। साथ ही साथ जैसे जैसे शहरीकरण होते चले गया, देखो गांव में जो व्यक्ति रहता है ना, वो सुबह से शाम तक व्यस्त रहता है, कैसे कि उसका खेत खला खलियान ये सारी चीजें रहती है। शहर में आदमी क्या होता है, थोड़ा सा लीजर एक्टिविटीज के लिए टाइम ढूंढता है, ये सारी चीजें, ठीक है, वर्क लाइफ के साथ साथ वो लीजर भी देखता है। तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता चले गया चाइना में, तो यूज ऑफ प्रिंट जो था वो भी डाइवर्सिफाई होते चले गया। पहले प्रिंटेड मटेरियल का बुक्स का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता था? सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स के द्वारा, जो कोई राजा की मतलब कहानी नोट कर रहे हैं, या फिर कह सकते कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है, उन्हें नोट कर रहे हैं, वही लोग किताबों का और प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे अब शहर बढ़ते चले गए, समझना, तो शहर में हो रहा है ट्रेड। अब ट्रेड हो रहा है तो ट्रेडर क्या करता है, किसी को उधार पैसे देता, मतलब किसी को नगद लेता है, किसी को उधार पैसे देता है, सारी चीजें काम चलती रहती है। तो जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उन्हें प्रिंट की जरूरत पड़ती थी। क्यों पड़ती थी प्रिंट की जरूरत? टू कलेक्ट दी ट्रेड इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो एज दी अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, बुक या फिर प्रिंटिंग कल्चर का, प्रिंटेड मटेरियल का एक्सपेंशन ऐसे भी हुआ चाइना में। एक तो सिविल सर्विसेज थी ही, साथ ही साथ क्या कि जैसे जैसे चाइना में क्या देखने को मिल रहा है आपको कि शहरीकरण होते जा रहा है, अर्बनाइजेशन होते जा रहा है, ठीक है, प्रिंट का जो यूज है ना वो डाइवर्सिफाई होते जा रहा है। यहां प्रिंट से मतलब क्या है कि जो प्रिंटेड मटेरियल बुक्स वगैरह, ये क्यों? क्योंकि पहले प्रिंटिंग का काम सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स को ही पड़ता था, जो लोग क्या कर रहे हैं, सरकार के मतलब सरकार के दरबार में या फिर राजा एम्परर्स के दरबार में बैठ के कुछ रिकॉर्ड करने का काम करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, मर्चेंट्स वगैरह भी अपने ट्रेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल करने लगे, है ना। साथ ही साथ क्या है, अब क्योंकि होता है शहर आ गया, तो शहर में वर्क लाइफ के साथ साथ आदमी को लीजर एक्टिविटीज के लिए भी टाइम चाहिए रहेगा, मतलब थोड़ा टाइम पास हो उस टाइप से। अब उस समय फेसबुक इंस्टाग्राम तो थे नहीं, तो क्या करेगा आदमी टाइम पास के लिए? तो आदमी टाइम पास के लिए पढ़ेगा। बोले टाइम पास के लिए कौन पढ़ता है सर, हमें तो पढ़ते पढ़ते टाइम पास करने की आदत है। लेकिन ठीक है, एट द टाइम पीरियड रीडिंग वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी फैसिनेटिंग, ठीक है, बहुत अच्छा लगता था कि घर में बैठ के आप किसी और के विचारों को सुन पा रहे, मतलब पढ़ पा रहे हो, प्रोसेस कर पा रहे हो अपने दिमाग में। तो क्या होता है कि एज द अर्बन कल्चर ब्लूम, रीडिंग बिकेम लीजर एक्टिविटी। रीडिंग एक तरह का लीजर एक्टिविटी, एक आरामदायक चीज बन गई लोगों के लिए, ठीक है। न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फ्रिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफी, एंथोलॉजीज, लिटरेरी मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्लेस। अब आज क्या होता है, आज आप पिक्चर देखने चले जाते हैं, कभी खुशी कभी गम टाइप से, और जो भी दूसरी पिक्चर जैसे भी देख रहा हूं। लेकिन अब क्या होता है, उस समय पे क्या होता था, उस समय पे लीजर एक्टिविटी होती थी कि लोग घर में बैठे बैठे क्या है, कोई फिक्शनल नैरेटिव पढ़ पा रहा है, ठीक है, तो दैट वाज द बिगेस्ट लीजर एक्टिविटी। तो इस तरह से प्रिंट का यूज डाइवर्सिफाई होते चले गया, ठीक है। रिच वुमेन बिगन टू रीड एंड मेनी वुमेन बिगन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेस। रिच वुमेन जो जिनके पास पैसा था, तो उनके लिए मतलब सोसाइटी में स्टैंडर्ड मेंटेन करने का एक किताब लेके चलती थी अपने साथ, पढ़ के दिखाती थी, मैं पढ़ पाती हूं, ठीक है, वो लिखना भी शुरू कर दिया उन्होंने। Wives of scholar officials published their works and quotations wrote about their lives, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि इनिशियली print was being just used by scholar officials, slowly and gradually the use of print diversified and this led to the spread of print in China, ठीक है। चाइना में प्रिंट का स्प्रेड इस तरह से होते चले गया, ठीक है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्प्रेडिंग कल्चर। अब यहां पे समझना, देखो टॉपिक्स कनेक्ट करना आसान, मतलब आसान नहीं रहता है, लेकिन कनेक्ट कर लोगे तो चीजें आसान हो जाती है। क्या हो रहा है कि आपने देखा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह ईस्ट एशिया में, चाइना वगैरह में मौजूद है। लेकिन यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी की जब बात करेंगे ना, तो ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई थी वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई थी, मतलब यूरोप में हुई थी, ठीक है। तो चाइना बोलेगा कि प्रिंटिंग हमने स्टार्ट करी और टेक्नोलॉजी हमने कैसे बना ली, तो अभी आगे कनेक्ट होगा वो। मार्को पोलो यहां से प्रिंटिंग की टेक्निक लेके गए, उधर टेक्नोलॉजी बना दी उन्होंने। लेकिन अगर आप जैसे यहां समझोगे तो चाइना में प्रिंट किस तरह से स्प्रेड हुआ, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ट्रेडिशनल प्रिंटिंग टेक्निक्स चाइना में थी, उसका यूज डाइवर्सिफाई होते चले गया। और साथ ही साथ क्या है, जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स जो यूरोप में डेवलप हुई थी, ठीक है, मैकेनिकल प्रेस वगैरह, तो ये जब लेट 19th सेंचुरी में वेस्टर्न पावर्स ने चाइना में अपने आउटपोस्ट वगैरह एस्टैब्लिश कर लिया, चाइना में कंट्रोल कर लिया। तो जब यूरोपियंस इंडिया आए, तो जब यूरोपियंस चाइना गए, तो जब यूरोपियंस ईस्ट एशिया के दूसरे कंट्रीज में गए, तो सिर्फ यूरोपियंस नहीं गए, उन्होंने अपनी टेक्निक्स, उन्होंने अपना नॉलेज, उन्होंने अपना वे ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें भी लेके गए। तो वैसे ही क्या होता है कि चाइना में जब यूरोपियंस पहुंचते हैं, तो वो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स को, मैकेनिकल प्रेस जो होती है उन्हें लेके गए, और वहां पे फिर प्रिंटिंग जो है तो वो एक तरह से क्या हो गया, और बड़े स्तर पर होने लगा। टेक्नोलॉजी ने रीडिंग कल्चर को, प्रिंटिंग मटेरियल को, प्रिंटिंग टेक्निक को और स्प्रेड कर दिया, है ना। तो शंघाई जो चाइना में, जैसे आप देखेंगे चाइना की तरफ से फाइनेंशियल कैपिटल है, नहीं फाइनेंशियल कैपिटल आई गेस बीजिंग है, ठीक है। तो शंघाई जो था, तो शंघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंटिंग कल्चर कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। शंघाई है शायद क्या बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है। तो यहां पे क्या मतलब आपको कि शंघाई जो शहर है चाइना का, वो क्या हो गया एक तरह से टेक्निक के लिए, मतलब प्रिंटिंग के लिए, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक के लिए जाना जाने लगा। शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। और आपको यहां देखने को मिलता है कि अब स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो गया कि शिफ्ट जो है वो हैंड प्रिंटिंग, जो रबिंग पेपर अक्रॉस दी वुडन सरफेस जो है, तो उससे शिफ्ट होकर किधर आ गई, मैकेनिकल प्रिंटिंग के ऊपर आ गई, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, तो चाइना और जापान पास पास में ही है। तो वैसे ही ईस्ट एशिया में प्रिंटिंग इनिशियली डेवलप हुई। तो जापान की अगर बात करें, तो जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे चाइना से, दे इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली, दे इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड 768 टू 770 एडी। और चाइना ने बहुत लंबे समय तक पता इस टेक्निक को गुप्त रखा कि दूसरे लोगों को ना पता लग जाए, क्योंकि बहुत बड़ी टेक्निक थी कि अब आपको मटेरियल सारा हाथ से नहीं लिखना पड़ता, आप छाप सकते हो डायरेक्ट। तो चाइना ने बहुत समय तक गुप्त रखा इस टेक्निक को, लेकिन चाइना से वो टेक्निक जापान पहुंच गई। कैसे? तो चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे, जब वो जापान गए तो उन्होंने अपने साथ ये टेक्निक भी लेके गए, प्रिंटिंग टेक्निक, ठीक है। तो अब वहां पे जैसे अगर आप देखेंगे तो वो क्या लेके गए थे बुद्धिस्ट मिशनरीज जब जापान गए, प्रिंटिंग जापान कैसे पहुंचता है, तो दे कैरीड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विद देम, ठीक, व्हिच वाज कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुडेड इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो 6 शीट, इस तरह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की अगर बात करें तो 6 शीट ऑफ वुड ब्लॉक
जो थे वो अपने साथ लेकर बुद्धिस्ट मिशनरीज, और उन्हीं से क्या किया जाता था, पेपर छापे जाते थे। एंड सम वुड कट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, एग्जांपल टाइप, इलस्ट्रेशन में एग्जांपल होता है ना, वैसे वहां पे क्या है, मान लो कि कोई पिक्चर वगैरह डिपिक्ट की गई है, तो ऐसे इलस्ट्रेशन को भी वुड पे कार्व कर लिया जाता था और उसी से छपाई होती थी। समझो ना, सांचे बन जाना, सांचे, तो वो सांचे बना के लेके गए थे अपने साथ, ठीक है, और उसी से टेक्निक जो है तो वो जापान में पहुंची। जापान की जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो प्रिंट हुई थी, ठीक है, वो क्या है, वो है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा सबसे पहले ओल्डेस्ट प्रिंटेड मटेरियल में से एक है, ठीक है, जो कि आज तक प्रिजर्व करके रखा गया है, एंड व्हिच वाज प्रिंटेड इन एडी 868। देख लो कितने समय बाद। चाइना में टेक्निक जो है तो 500 एडी उस टाइम के आसपास ही आ गई थी, और 200 साल तक इन्होंने छुपा के रखा चाइना ने इस टेक्निक को वर्ल्ड से, ठीक है। अब फिर क्या होता है, तो जो ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मतलब ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो है, जापानीज बुक का ये ध्यान रखिएगा, वो कौन सी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा थी। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी तेज है। तो प्रिंटिंग ऑफ पिक्चर एंड टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी, ठीक है। तो अब क्या लगा, धीरे धीरे प्रिंट का यूज कैसे डाइवर्स हो रहा है कि अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखे जाते थे, अब प्रिंटिंग किस चीज की हो रही थी, प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल की भी होने लगी थी। मतलब कि इमेजेस वगैरह को भी प्रिंट कर दिया जाता था। कैसे इमेजेस वगैरह को प्रिंट किया जाता था, तो प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स, ये चीज समझो। तो यहां पे प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स मैं आपको समझाता हूं। विजुअल मटेरियल्स यानी कि अब आप क्या करें, वुड ब्लॉक पे आपने वो बना दिया, चित्र बना दिया, मान लो अब वो चित्र बना दिया, और उस चित्र को आपने लकड़ी पे ग्रेव कर दिया, एनग्रेव, और वो लकड़ी पे से अगर आप चित्र को छापोगे तो जैसे ABCD छप सकता है, वैसे चित्र भी छप जाएंगे, है कि नहीं। तो वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, विद द अपकमिंग ऑफ विजुअल मटेरियल इन प्रिंटिंग। तो जब विजुअल मटेरियल को, चीजों को देखा जा सकता था, ठीक है, उन्हें जब प्रिंट किया गया तो इससे और डाइवर्सिफाई हुआ प्रिंटिंग कल्चर। कैसे, दिस लेड टू द इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह से आपको नए नए तरह के आर्ट फॉर्म प्रिंटिंग में देखने को मिल जाएंगे। इन द लेट 18th सेंचुरी इन द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट ईडो, ईडो मतलब क्या है, ईडो यानी कि आज का जो टोक्यो है, ठीक है, टोक्यो जापान का कैपिटल है। तो ईडो जो है, तो ईडो में आपको क्या देखने को मिलता है कि लेट 18th सेंचुरी में, ठीक है, इन दी फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स, शहरों में खास करके, ठीक है, शहरों में स्पेसिफिकली जैसे बताया गया, एट ईडो इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कोटिशियंस, टी हाउस गैदरिंग। ये पॉइंट समझो क्या हो रहा है। तो जब विजुअल मटेरियल्स को प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया गया, विजुअल मटेरियल्स मतलब कि जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उन चीजों को जब प्रिंटिंग में, प्रिंट कल्चर में छापना शुरू किया गया ना, तो क्या छापते थे, अब ऐसा कुछ भी थोड़ी ना छाप देते थे। तो आप क्या देखेंगे कि खास करके शहरों में प्रिंटिंग का कल्चर ज्यादा तेजी से इवॉल्व हुआ, तो वहां पे वो लोग ये सारी चीजें, जैसे अलग अलग आर्टिस्ट जो है तो उनके पेंटिंग्स वगैरह बना दिए जाते थे, कोटिशियंस, टी हाउस गैदरिंग। टी हाउस गैदरिंग मतलब क्या है, जैसे टी सेरेमनी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन जापान एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। हम मतलब चाय पीना, हमारे क्या कि मम्मी चाय दे दो, बस सुबह उठे चाय दे दो, लेकिन वहां पे चाय पीना इज अ टाइप ऑफ, कह सकते हैं, लेजर एक्टिविटी ना। तो बढ़िया टी सेरेमनीज वगैरह जो होती थी, तो उनको विजुअली, मतलब जैसे मेरी आंखों ने जो देखा है उस चीज को वुड पे एनग्रेव करके फिर क्या किया जाता था, उसकी प्रिंटिंग होती थी। तो सिर्फ विजुअल मटेरियल्स को भी प्रिंट करना शुरू कर दिया, मतलब एक तरह से फोटोज जो है उनकी प्रिंटिंग चालू हो गई है, हैंड विद द टेक्निक ऑफ रबिंग पेपर अक्रॉस द वुड, ठीक है, मतलब हैंड प्रिंटिंग टेक्निक में विजुअल मटेरियल्स को प्रिंट किया जाने लगा, ठीक है। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटिंग मटेरियल, शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। और आपको अल्टीमेटली क्या देखने को मिल रहा है कि ये सारा सब कुछ इनिशियली हैंड प्रिंटिंग से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब मैकेनिकल प्रिंटिंग पे आया तो सब बदल गया, क्योंकि मैकेनिकल प्रिंटिंग में जब चीजें आई ना तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अल्टीमेटली हर जगह, चाइना में भी, जापान में भी, कोरिया में भी, पूरे ईस्ट एशिया में क्या होगा कि ईस्ट एशिया में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या फिर हैंड प्रिंटिंग टेक्निक इनिशियली इमर्ज होती है। यही हैंड प्रिंटिंग टेक्निक यूरोप पहुंचेगी, अभी पहुंचाते हैं यूरोप, ठीक है, लेकिन यूरोप में जाके वो मैकेनिकल हो जाएगी, और वही मैकेनिकल टेक्निक्स फिर वापस आएगी ईस्ट एशिया में और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होगी, और प्रिंटिंग में एक तरह से रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। समझ गए। तो ये मैंने आपको बता दिया, प्रिंट ने अपना रास्ता शुरू कहां से किया, ईस्ट एशियन कंट्रीज से, चाइना, जापान, इधर से, ठीक है। तो जैसे यहां पे एक चीज बताई कि अब ये बॉक्स में क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि इस बॉक्स पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे मैंने। तो जैसे आप देखोगे कितागावा उतामारो इन उक्यो, अब ये कितागावा उतामारो उक्यो ये क्या है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। कितागावा उतामारो वाज एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ही वाज बोर्न इन 1753 में इनका जन्म हुआ था, एंड ही इज वाइडली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एन आर्ट कॉल्ड उक्यो, ठीक है। उक्यो आर्ट फॉर्म को इन्होंने इन्वेंट किया, एक तरह से कहे डेवलप किया, ठीक है। एंड फॉर द गॉड से कोई ये मत सोचना कि ये ही कितागावा उतामारो है और ये फीमेल है, ये उनके द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है। कितागावा उतामारो एक इंसान थे जो कि एक पुरुष थे, ठीक है, उनका नाम ऐसा लग रहा है, जिन्होंने उक्यो आर्ट फॉर्म को डेवलप किया। सवाल आपके मन में ये उक्यो क्या है, तो उक्यो मतलब क्या है, उक्यो को समझना चाहिए क्या होता है कि जब वर्ल्ड की जो, मतलब जैसे वर्ल्ड में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, कोई चाय पी रहा है, ठीक है, कोई डांस कर रहा है, तो इन तरह की विजुअल इमेजेस को जब आप क्या कर रहे हैं, आप प्रिंट करने लगे ना, तो दैट आर्ट फॉर्म मतलब कि प्रिंटिंग दी विजुअल इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे यहां पे दिया गया द पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड और डिपिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, स्पेशली अर्बन वंस, दिस केम टू बी नोन एज उक्यो, ठीक है, इन्हें उक्यो कहा जाता है। जैसे यहां पे आप देख रहे हो एन उक्यो प्रिंट बाय कितागावा उतामारो, तो उन्होंने क्या किया, एक महिला का फोटो बनाया है। यहां जैसे अगर आप देखोगे तो ये टी सेरेमनी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, दीस आर द डिपिक्शंस ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो आम तौर पर एक इंसान एक्सपीरियंस करता है ना, वो सारे एक्सपीरियंसेस को आप जब क्या करने लगे हो, पेंटिंग के फॉर्म में डिपिक्ट करने लगे हो, तो दैट आर्ट फॉर्म इज नोन एज उक्यो, एंड उक्यो आर्ट फॉर्म वाज डेवलप्ड बाय कितागावा उतामारो। समझ में आ गया ना। तो पेंटिंग्स अबाउट द वर्ल्ड, फ्लोटिंग वर्ल्ड मतलब ऐसे नहीं तैरता हुआ, फ्लोटिंग वर्ल्ड मतलब कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो हमारी इर्द-गिर्द चीजें होती है, उनको जब हम दिमाग में उतारने के बाद में पेंट कर देते हैं। पेंट इन द सेंस कैसे कर रहे हो आप, तो वही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में से, ठीक है। तो दैट इज नोन एज उक्यो। सो दीस प्रिंट्स ट्रैवल टू कंटेम्परेरी यूएस एंड यूरोप एंड इन्फ्लुएंस द आर्टिस्ट लाइक मैनेट, मोनेट एंड वैन गोश, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे वैन गोश का नाम आई डोंट नो आपने सुना है नहीं सुना है, तो जब वो उन्होंने जिस तरह से अपनी आर्ट फॉर्म को डेवलप किया, जब उन्होंने दुनिया से जुड़ी हुई चीजों को पेंट करना स्टार्ट किया, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि दे वर इंस्पायर्ड, दीस आइडियाज वर इनिशियली स्टार्टेड बाय कितागावा उतामारो, जहां पे उन्होंने प्रिंट में किस चीज को इन्वॉल्व किया, जहां पे उन्होंने प्रिंट में इन्वॉल्व किया ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, स्पेशली अर्बन कल्चर को, एंड दैट केम टू बी, दैट आर्ट फॉर्म केम टू बी नोन एज
उक्यो, ठीक है। तो ये कहानी थी, जैसे यहाँ पे बताया गया मॉर्निंग सीन, उक्यो प्रिंट बाय शुनमन कुबो, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी। अ मैन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, ये मैन जो है ही इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, एट द स्नोफॉल व्हाइल वुमेन प्रिपेयर टी एंड परफॉर्म द डोमेस्टिक ड्यूटीज, घर का काम कर रही है, कोई चाय बना रही है, अंकल जी जो है पीछे बाहर बैठ के क्या देख रहे हैं, स्नोफॉल देख रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें प्रिंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है ना। टेक्निक वही होती थी, वुड्स वर बीइंग एनग्रेव्ड और उससे फिर प्रिंट किया जाता, छपाई की जाती थी। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि ईस्ट एशिया में, जो मैंने आपको बताया कि ईस्ट एशिया में किस तरह से क्या हुआ है, प्रिंट इवॉल्व हुआ है और वो आगे दौड़ लगाने के लिए तैयार हो रहा है। ईस्ट एशिया से प्रिंटिंग कल्चर जो किधर जाता है, ईस्ट एशिया से प्रिंटिंग कल्चर जो है वो जाता है यूरोप की तरफ। कैसे जाता है, पैर निकल आते हैं किताबों के, नहीं समझना यहाँ पे। तो प्रिंट कम्स टू यूरोप, यार टॉपिक में आप क्या पढ़ते हैं, प्रिंट कम्स टू यूरोप में सिल्क रूट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। कुछ कुछ थोड़ा सा ऐसा करण अर्जुन जैसा ध्यान आ रहा है। कैसे सिल्क रूट के बारे में आपने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ा है और आपने ये देखा था क्या कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में जो ग्लोबल वर्ल्ड है तो एंशिएंट टाइम पीरियड से ही वो वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड थे। कैसे, तो पहले ट्रेड होते थे और उन ट्रेड की मदद से क्या होता था, विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सामान पहुंचाया जाता था। और आपको ये भी बताया था कि इट वाज नॉट ओनली द गुड्स व्हिच ट्रैवल्ड, ठीक है, जब ट्रैवलर्स ट्रैवल करते थे तो गुड्स के साथ में आइडियाज, रिलीजन, कल्चर, इवन डिसीजेस, these are the things which were being carried, है ना। तो अब आइडियाज में तो प्रिंटिंग की टेक्निक भी एक आइडिया हो गया, फाइन। तो वही चीज आपको समझना कि सिल्क रूट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, तो वी हैव लर्नड दिस इन द प्रीवियस चैप्टर्स आल्सो कि ये सिल्क रूट जो था, जो कहीं ना कहीं चाइना से स्टार्ट होकर पूरा यूरोप तक जुड़ा हुआ था, इसके थ्रू कंटिन्यूअसली ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। इस रास्ते पे अपने साथ सामान लेके जाते थे, विचार लेके जाते थे, बीमारियां लेके जाते थे, कल्चर लेके जाते थे, ठीक है। तो वहीं पे क्या होता है कि ये सिल्क और स्पाइसेस चाइना से यूरोप की तरफ जाती थी और ये सिल्क और स्पाइसेस के साथ में चाइना के लोग पेपर भी ले जाते होंगे। तो यूरोप के लोग सोचते होंगे ये क्या चीज है, ठीक है, ये क्या कागज, ये कैसी चीज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले प्रिंटिंग जो होती थी तो वेलम वगैरह पे होती थी, एक्सपेंसिव। आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे चमड़ी होती ना जानवरों की, उन सारी चीजों पे होता था, ठीक है। या फिर इंडिया की अगर बात करें तो जैसे लीव्स पे लिखा जाता था पहले, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने जब यूरोप के लोगों ने या फिर इंडिया के लोगों ने और वर्ल्ड के दूसरे लोगों ने देखा कि चाइनीज ट्रेडर्स जो है ये बड़ा मिस्टीरियस नहीं है, अपने साथ पता नहीं क्या लेके आते हैं, ये पेपर जैसी चीज, और उस पर लिखा हुआ रहता था। तो उन्होंने सोचा ये अच्छा है, ये तो ज्यादा हैंडी है, समझ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि सिल्क रूट, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि सिल्क रूट के थ्रू जब ट्रेड होता था चाइना से ईस्ट एशिया से यूरोप तक, तो उसी रास्ते के थ्रू क्या है, सिल्क और स्पाइसेस के साथ साथ क्या देखने को मिलता है कि 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर जो है वो कहां पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया वाया दी सेम रूट। तो इसी सिल्क रूट के थ्रू चाइनीज पेपर भी यूरोप पहुंच गया। अब चाइनीज पेपर जब यूरोप पहुंच गया तो यहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने रियलाइज किया कि यार ये बढ़िया चीज है, ठीक है। यूरोप के लोगों ने देखा कि पेपर आ गया, पेपर का क्या किया जा सकता है, उन्होंने बोला कि इस पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है लिखने के लिए, ठीक है। तो पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। अभी सिर्फ पेपर पहुंचा है, ठीक है, अभी सिर्फ पेपर पहुंचा है, टेक्निक नहीं पहुंची कि इस पेपर पे प्रिंट कैसे करते हैं। लेकिन यूरोप के लोग और वर्ल्ड के दूसरे लोग तो ये सोचते थे कि ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि पहले हमें कहा जानवरों की चमड़ी वगैरह पे लिखना पड़ता था, पत्तों पे लिखना पड़ता था, तो अब तो पेपर है तो पेपर पे लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? तो टेक्निक नहीं थी प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अभी टेक्निक नहीं पहुंची है, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, लोग हाथ से लिखते थे, ठीक है। और हाथ से लिखे हुए जो मतलब ये पेपर्स पे लिखा हुआ या फिर जानवरों की चमड़ियों पे लिखा हुआ या फिर पत्तों पे लिखा हुआ जो बुक्स कंपाइल की जाती थी, उन बुक्स को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। अब आ जाओ जरा यहाँ पे सारी चीजें। अभी मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड ऐसा लगता है ना कि मनुस्मृति से ही डिराइव हुआ है। आई पर्सनली थिंक ऐसा नहीं है, हालांकि हो भी सकता है। मैन्युस्क्रिप्ट मनुस्मृति ऐसा मेरे को थोड़ा सा लगा, ठीक है, लेकिन इसका कोई वो सेंस नहीं है। आगे अगर हम बढ़े तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ तो लोग क्या करते थे, लोग हाथ से लिखते थे, ठीक है। और हाथ से लिखे हुए जो मतलब ये पेपर्स पे लिखा हुआ या फिर जानवरों की चमड़ियों पे लिखा हुआ या फिर पत्तों पे लिखा हुआ जो बुक्स कंपाइल की जाती थी, उन बुक्स को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। अब आ जाओ जरा यहाँ पे सारी चीजें। अभी मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड ऐसा लगता है ना कि मनुस्मृति से ही डिराइव हुआ है। आई पर्सनली थिंक ऐसा नहीं है, हालांकि हो भी सकता है। मैन्युस्क्रिप्ट मनुस्मृति ऐसा मेरे को थोड़ा सा लगा, ठीक है, लेकिन इसका कोई वो सेंस नहीं है। आगे अगर हम बढ़े तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सिल्क रूट से ट्रेड होता था, उसी रूट के थ्रू पेपर पहुंच गया कहां, यूरोप। अब पेपर पहुंच गया तो पेपर के चलते क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट वाज पॉसिबल व्हिच वर केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, स्क्राइब्स क्या है? तो देखो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब यह है कि हाथ से लिखी गई किताबें जो है, हाथ से लिखी गई किताबें जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है, ठीक है। हाथ से लिखी गई किताबें मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है। जो लिखने वाले इंसान होते थे वो होते थे स्क्राइब्स। अब यहां पे एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जब हम आगे चैप्टर में इंडिया वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, उस इंडिया वाले पार्ट में भी आएगा ये क्या, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में और स्क्राइब्स के बारे में, वहां पे भी आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है व्हाट वर मैन्युस्क्रिप्ट्स, हु वर स्क्राइब्स, व्हाट वर देयर लिमिटेशंस। तो वो सारी चीजें इंडिया वाले पार्ट में पढ़ोगे, तब मैं वापस आपको यहां रिकॉल करवाऊंगा, तो वो ध्यान रखिएगा। तो पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी तो दे वर बीइंग केयरफुली रिटन बाय द स्क्राइब्स। स्क्राइब मतलब स्किल्ड कॉपीराइटर्स जो होते थे। अब बोले हां सर वो तो हम भी हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त की कॉपी लेके आते और एकदम बराबर वैसे लिख देते हम, ठीक है। तो हाँ, वही वैसे ही कुछ काम की जो लिखते थे, कॉपी करते थे। उस समय लिखना और कॉपी करना वाज अ ग्रेट स्किल, ठीक है। तो उन्हें स्क्राइब्स कहा जाता था। समझ में आ गया? हाथ से लिखी हुई किताबों को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था और किताबों पे लिखने के लिए पेपर आ गया था चाइना से। थैंक यू चाइना, ठीक है। तो वाला किस्सा है। और आगे बढ़े तो अभी टेक्निक नहीं गई थी ना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक नहीं गई थी। अब क्या होता है, मैंने बताया चाइना ऐसे बहुत चंड चालाक है, ठीक है। तो चाइना ने टेक्निक नहीं बाहर निकल दी थी, लेकिन एक इंसान जिसका नाम था मार्को पोलो, ठीक है। तो मार्को पोलो कौन थे बताए? मार्को पोलो थे एक मतलब एक आपको देखने को ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर थे ये, ठीक है। डोरा दी एक्सप्लोरर सुना है आपने? तो बस वो डोरा दी एक्सप्लोरर के ही दादाजी वगैरह रहे होंगे उसी टाइप से, मतलब जो जगह जगह जाते थे, ठीक है। कल्चर्स को समझते थे, वहां किस तरह से लोग रहते हैं, क्या है, मतलब ही वाज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग दी डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, टेक्निक्स एंड ऑल। तो इटली से निकले होंगे, घूमते फिरते कहां पहुंच गए, 1295 में, ठीक है। 1295 में मार्को पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। चाइना पहुंच गए थे, चाइना में घुमा फिरा, सब कुछ एक्सप्लोर किया। और चाइना में एक्सप्लोर करने के बाद में, ठीक है, 1295 में ही रिटर्न बैक टू हिज होमलैंड इटली वापस पहुंच गए। अब मार्को पोलो ने चाइना में क्या देख लिया था पता है? चाइना में उन्होंने देख लिया था कि इन लोगों के पास में टेक्निक है, ठीक है। चालाक चाइना के लोगों के पास क्या टेक्निक है,
वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक है। फाइन, तो चाइना ऑलरेडी है टेक्नोलॉजी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। मार्को पोलो ने देख ली वहां पे, मार्को पोलो ने मुझे देख लिया, वुड ब्लॉक जरूर नहीं लेगा, लेकिन मैं अपने घर जाकर बता दूंगा लोगों को कि ऐसे प्रिंट किया जा सकता है। तो मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम, ठीक है। अगर वुड ब्लॉक लिखा तो शायद कोई चाइनीज लुटेरे बीच में लूट लेते उनसे, लेकिन वो तो नॉलेज लेके आए थे ना। तो दिस इज द लाइफ लेसन यू शुड लर्न, योर नॉलेज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनीथिंग व्हिच यू ओन कैन बी डिस्ट्रॉयड, चोरी हो सकती है, जलाई जा सकती है, तोड़ी जा सकती है, लेकिन ज्ञान जो है वो अमर होता है। ज्ञान के पीछे भागना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो क्या हुआ भैया कि मार्को गए कहां, चाइना। चाइना में एक्सप्लोर वगैरह सब कुछ किया, चाइना से पेपर पहले आ चुका था, ध्यान रखिएगा। तो टेक्निक नहीं आई थी, तो मार्को पोलो ने ये टेक्निक देखी चाइना में, और ये टेक्निक जो है मार्को पोलो लेके आ गए इटली, और ये जो नॉलेज वो लेके आए थे, तो इस नॉलेज की मदद से आपको क्या देखने को मिलता है कि इटालियंस जो थे, तो इटालियंस बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स, ठीक है। तो इटालियंस ने भी बना लिया कि हम भी बना लेंगे, ठीक है, अमर गुप्ता स्टाइल में हम भी बना लेंगे। और उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी इटली में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, जो चाइना दुनिया को कॉपी करता है आज, तो पहले चाइना कॉपी किया इटालियंस के द्वारा, वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है तो इटालियंस ने स्टार्ट कर दी। सून दी टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, और यूरोप वाले जो है अपनी बात दबा के नहीं रख सकते चाइना जैसे, तो वो पूरी टेक्नोलॉजी जो है प्रिंटिंग टेक्निक जो है इटली से पूरे यूरोप में स्प्रेड हुई। समझ में आया? थैंक्स टू दिस मैन, ठीक है। तो सर थैंक यू बोलेंगे, हमें मिल जाता है, बताते क्यों, क्योंकि प्रिंटिंग यहां से स्टार्ट हुई, तभी बुक्स वगैरह सब फ्लरिश होना चालू हुआ, ठीक है। तो मार्को पोलो को चीज का क्रेडिट दिया जाता है। समझ में आया? अभी देखो क्या है, तो नाउ कनेक्ट विद द चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आ जाओ जरा फिर जुड़वाता हूं कैसे। तो हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक चीज पढ़ी थी, क्या, हैंड लेबर वर्सेस स्टीम पावर। तो हैंड लेबर और स्टीम पावर वाले टॉपिक में आपने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, क्या पढ़ा था कि जो रिच एरिस्टोक्रेटिक सर्कल होता था ना, उन्हें हैंडमेड चीजें बहुत पसंद आती थी। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था कि इसमें वो यूनिकनेस है, वो एंटिटी है उसमें, ठीक है, वो कह सकते हैं कि क्लास स्टेटस दर्शाता है ना। तो वही चीज यहां पे आपको करेक्ट करना है कि क्या हो रहा है कि प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है, चीप पेपर बैक एडिशन पे किताबें छपना चालू हुई, चीजें छपना चालू हुई थी, लेकिन वाज इट वेलकम इनिशियली लोगों ने, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो रिच सेक्शन था सोसाइटी का, ठीक है, उन्हें क्लास स्टेटस, बारीकी, रिफाइनमेंट, इन सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता था। तो इसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, इसके चलते आपको देखने को मिलता है कि जो एरिस्टोक्रेट्स और रिच थे ना, तो वो इस पेपर पे छपी हुई किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते थे, उन्हें वही मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्क्राइब्स वाला काम अच्छा लगता था, हाथ से जो लिखा जाता था ना वो। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि ये रिच और एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। वेलम क्या होता है आप देखो, तो पार्चमेंट ऑफ और द स्किन ऑफ एनिमल्स। तो इस तरह से जो स्किन ऑफ एनिमल जो उसको सुखा के एकदम ऐसा मतलब एक तरह से कोरे कागज की तरह तैयार किया जाता था, और उस पे लिखा जाता था, और उस पे लिखने के बाद में सबको सारा कंपाइल कर दिया जाता था। कंपाइल करके किताब जो बनती थी, उसी किताब को मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। तो जो रिच और एरिस्टोक्रेटिक मतलब जो रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, इन लोगों को जो बुक्स या फिर पढ़ने के लिए जो लिटरेरी मटेरियल चाहिए रहता था, तो वो अधिकतर क्या करते थे, ऐसे लग्जरी एडिशंस निकलवाते थे, जहां पे सारा सब कुछ हाथों से लिखा जाता, छपाई वपाई नहीं चाहिए, हाथों से लिखा जाता था उनके लिए, ठीक है, और बहुत एक्सपेंसिव वेलम पे लिखा जाता था, और इसके लिए वो बहुत ज्यादा पैसे भी देते थे स्क्राइब्स को। अभी कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर स्क्राइब भी बन जाते हैं, उस समय में कहीं जन्म ले लेते तो हम, ठीक है, लिख तो लेते थे हम धनाधन धनाधन, ठीक है, तो बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन ये आपको कहानी समझ में क्या कहानी है, तो मार्को पोलो ने हैंड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो टेक्निक है वो ले आए इटली में, और यूरोप में प्रिंटिंग चालू हो गई है। लेकिन प्रिंटिंग चालू होने के बावजूद भी आज जो सोसाइटी का रिच सेक्शन था, दे प्रेफर्ड लग्जरी एडिशंस जो कि हैंड रिटन होते थे। अभी उतना सपोर्ट नहीं मिला है। एरिस्टोक्रेटिक सर्कल एंड रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज, ठीक है, जो एरिस्टोक्रेटिक सर्कल थे, पैसा लोग थे, मोनास्टिक लाइब्रेरीज मतलब क्या है कि पे जैसे रिलीजियस मटेरियल को भी स्टोर किया जाता है ना लिख लिख के, तो मोनास्टिक लाइब्रेरीज वगैरह को भी दे स्कॉफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स एज चीप वल्गैरिटीज। उन्होंने क्या बोला कि बुक्स ये जो प्रिंट की जा रही है ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह के थ्रू, तो दे आर दी चीप वल्गैरिटीज, ठीक है, मतलब ये उतना अच्छा नहीं है, तो सस्ता काम है, ठीक है। स्टेटस तो इसी चीज में है कि लग्जरी एडिशंस हाथ से लिखा हुआ सब कुछ हो। लेकिन इसके पैरेलल में क्या हो रहा है, इसी के पैरेलल में आपको देखने को मिलता है कि क्योंकि रीडिंग का जो बोलते हैं ना, रीडिंग की जो एपिटाइट थी, जो भूख थी, वो बढ़ते जा रही थी, तो मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज टाउन्स ब्रॉट दी चीपर प्रिंटेड कॉपीज। तो मर्चेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ना, एग्जाम निकालने तभी तो लग्जरी एडिशन पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या वो शुरुआत में चीपर प्रिंटेड कॉपीज पे ही प्रेफर करते थे। समझ आ रहा है क्या स्टेट? देखो हर जगह आपको ये कहानी देखने को मिलेगी, हिस्ट्री मूव्स इन पैटर्न, और व्हाट यू रिक्वायर्ड टू डू जस्ट कैच द पैटर्न। कैसे? आपने चाइना और यूरोप की बात, मतलब जैसे चाइना जापान वहां की बात करी, तो वहां पे क्या है, वहां पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग डेवलप हुई, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग डेवलप हुई, तो वो भी और एडवांसमेंट की बात करेंगे, तो उन्होंने फिर क्या हो रहा है वहां पे एडवांसमेंट की जब वो बात करेंगे, तो वो मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ दौड़ लगा जाएंगे। अब ये प्रिंटिंग टेक्निक आपको कहां देखने को मिल रही है, यूरोप में देखने को मिल रही है, तो प्रिंटिंग टेक्निक यहां भी ग्रो होगी, लेकिन इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है कि रिच और एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स जो थे, तो दे स्कॉफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स, मतलब उन्होंने प्रिंटेड बुक्स को क्या कहा कि चीप वल्गैरिटीज है, इनका कोई वो नहीं है, मतलब सस्ता सामान इस टाइप से। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो वरदान फैक्टर है, ठीक है। उन लोगों ने क्या देखा कि प्रिंटेड कॉपीज बड़ी अच्छी है, ठीक है, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट हो गया कि डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, बुक सेलर्स आल्सो इंक्रीज, बुक सेलर्स भी बहुत सारे आ गए। बात है डिमांड जो होगा तो ऑटोमेटिकली उस डिमांड को सप्लाई, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे सप्लाई सोर्सेस क्रिएट होंगे, तो सप्लाई सोर्सेस क्रिएट हो, बहुत सारे बुक फेयर्स वगैरह लगाए जाते थे, ठीक है। और अब यहां पे सभी तरह से देखो, अभी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, बुक्स की डिमांड बढ़ रही है, बुक सेलर्स भी बढ़ रहे हैं,
बुक फेयर वगैरह भी हो रहे थे। अब ये जो बढ़ती डिमांड को मीट कैसे किया जाए, तो हर चीज को पैरेलल करना अपने दिमाग में कि हाँ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक आ गई है, लेकिन अभी भी लोगों ने उतना अडॉप्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि रिच एरिस्टोक्रेटिक सर्कल वगैरह उसको प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वगैरह को बड़ा अच्छा लगता है वो बुक। ये हमने कंटेक्स्ट समझ लिया। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे बुक्स की रीडिंग मटेरियल की डिमांड बढ़ती जा रही थी ना, क्या हो रहा था, प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। ठीक है, तो शुरुआत में तो ये है कि जब डिमांड बढ़ी और टेक्निक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक उतनी पॉपुलर नहीं हुई, तो हाथ से ही लिखा जाता था। शुरुआत में हाथ से ही लिखा जाता था। स्क्राइब और स्किल्ड हैंड राइटर्स, ठीक है, स्क्राइब मतलब वो जो फटाफट केयरफुली मतलब स्किलफुल हैंड राइटर्स जो होते थे, तो दे वर नो लॉन्गर सोली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैट्रन बट इंक्रीजिंगली बाय द बुक सेलर्स एज वेल। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफर्ड वर्क फॉर वन बुक सेलर। कहानी समझो जरा अच्छे से, मैं पूरी कहानी जुड़वा देता हूं। क्या हो रहा है, प्रिंट कम्स टू यूरोप, पेपर आया पहले यूरोप में, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक भी आ गई यूरोप में, लेकिन आ जाने से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल जाएगी कि टेक्निक आ गई, पेपर आ गया तो बस अब सब जगह वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ही चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रिच एरिस्टोक्रेटिक सर्कल थे दे प्रेफर्ड मोर ओवर द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो मतलब एक्सपेंसिव वेलम पे लिखा जाता था, एनिमल स्किन वगैरह पे लिखा जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ क्या, लेकिन जो मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स थे वो ये चाहते थे कि कुछ सस्ता मटेरियल उन्हें मिल जाए। अब लेकिन जब डिमांड बुक की बढ़ रही थी तो शुरुआत में तो क्या होता था, हाथ से लिखवाया जाता था। तो यहां पे वो बताया गया कि विद द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर बुक्स, बुक सेलर्स आल्सो इंक्रीज, बुक फेयर्स वर ऑर्गेनाइज्ड, मेले लगते थे जहां पे किताबें बंटती थी। अब किताबें बटेगी कब, जब किताबें लिखी जाएंगी, क्योंकि अभी प्रिंटिंग टेक्निक उतनी ज्यादा अडॉप्ट नहीं हुई थी। ठीक है, तो किताबें बटेंगी जब जब किताबें लिखी जाएंगी, और लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, स्क्राइब्स। तो अभी जो बुक सेलर्स हुआ करते थे ना, ये बुक सेलर्स अपने अंडर में 50-50 स्क्राइब्स को रखते थे। स्क्राइब्स कौन? तो स्किल्ड हैंड राइटर्स। हैंड राइटर्स का काम ही था, सुबह से बैठा देते थे, नहला धुला के बोलते थे लिखो, तो वो कॉपी लिखते जाते थे। तो ऐसे स्क्राइब्स क्या करते थे, कॉपी करके बहुत सारी बुक्स बनाते थे और वही बुक्स बेची जाती थी। ठीक है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन थी, क्या कि स्क्राइब्स बेचारे हाथ से लिखेंगे तो कितना ही लिख पाएंगे, एक लिमिटेशन है ना। अब मैं हाथ से, अगर मैं दोनों हाथ से लिखना चालू कर दूं तो भी मैं दो ही हाथ से लिख पाऊंगा, उतना तेजी से नहीं लिख पाऊंगा। एक पेज लिखने में जितना समय लगना है उतना ही लगना है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो यहां पे वो चीज समझ होगा कि स्क्राइब्स और द स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर सोली एम्प्लॉयड बाय द वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैट्रन। तो पहले क्या हो रहा है कि वेल्दी रिच एरिस्टोक्रेटिक लोग ही क्या करते थे, हाथ से किताब लिखवाना प्रेफर करते थे। लेकिन अब क्या है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो इन स्क्राइब्स को बुक सेलर्स भी हायर करने लगे। बुक सेलर्स मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर, लेकिन उसके बावजूद भी लिमिटेशन ये रही कि वो जो एक्सपेंडिंग डिमांड थी उस डिमांड को आप मीट नहीं कर पा रहे थे, उतनी बुक्स आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। अब जब उतनी बुक्स आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे तो क्या होता है, मतलब मर्चेंट्स को तो ऐसा कि खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन लिमिटेशन ये थी कि आप उतनी बुक तेजी से प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे थे। तो उतनी बुक जब प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे थे तो द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सैटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स आप डिमांड को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। और उसके साथ साथ में दो तीन चीजें ये भी थी कि हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखवाओगे आप स्क्राइब से, तो कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। कॉपी करना बहुत लेबोरियस है, एक्सपेंसिव है, स्क्राइब्स को भी पैसे देना होंगे, ठीक है, और टाइम भी लगेगा ज्यादा। साथ ही साथ क्या, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हाथ से किताबें लिखी जाती थी, तो अब वो क्योंकि हाथ से किताब लिखी जा रही, चलो पेपर आ गया तो पेपर पे लिख रहे हैं, लेकिन पेपर के अलावा क्या है, बार्क ऑफ द ट्रीज पे लिखा जाता था, मतलब उनसे ऐसे पतले पतले वो शीट्स निकालते थे, उस पे लिखा जाता था। एनिमल स्किन पे लिखा जाता था, लीफ पे लिखा जाता था, तो बहुत फ्रजाइल होती थी। उनको ऐसे, अब जैसे बुक है, बुक को क्या कहीं भी उठाए, ऐसे उंगली को घुमाते हुए सुदर्शन चक्र की तरह लेते हुए निकल जाती है। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्या, हैंडल विद केयर वाली चीज होती थी। ठीक है, तो दे वर वेरी फ्रजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल। ठीक है, उतना बारीकी से कटता नहीं था ना पेज, ऑकवर्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड और रीड इजीली। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप रीड भी नहीं कर सकते थे, कैरी भी नहीं कर सकते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट की सारी लिमिटेशन थी। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आया, सॉल्यूशन निकल के आया, ठीक है, प्रिंट चलाने लगा, मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे को सब पता है। ठीक है, तो यहां पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इस तरह से मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे को सब पता है, चलाने लगा, और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो पॉपुलर होते चले गया। क्यों? क्योंकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के पहले की जो टेक्निक थी, हैंड मतलब जो हाथ से लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए जाते थे, उसके लिमिटेशंस थे, और हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह जो थी, तो दे कुड नॉट सैटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। और उसी के चलते क्या होने लगा, उसी के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पॉपुलर होते चले गया। ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होते चलेगा, पॉपुलर होते चलेगा। तो यहां समझना, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। बुक्स की डिमांड बढ़ रही है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर होती जा रही है। ठीक है, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी मेरे दोस्त कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से भी आप उतनी तेजी से प्रिंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से जब प्रिंटिंग चालू हुई है तो इट फर्दर नीड ऑफ अ क्विकर एंड चीपर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट वाज देयर इन द मार्केट। ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी क्या है, नीड को, जो मार्केट की नीड थी, जो लोग पढ़ने की चाह रखते थे ना, उस नीड को पूरा नहीं कर पा रही थी। अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से भी होगा तो किससे होगा सर? फिर तब वहां पे क्या होता है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन होता है। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज की जरूरत होती है तो अपने आप इन्वेंशन होते हैं। ठीक है, जब आपको प्यास लगेगी तो आप कुआं खोदना अपने आप सीख जाओगे, वैसा रहता है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि पहले हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, लेकिन वो डिमांड को सैटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, तो जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक आई, मार्को पोलो लेके आए, तो उस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक के बावजूद भी फर्दर नीड ऑफ क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट वाज देयर। ठीक है, तो अब इस और पूरी क्विकर और चीपर नीड ऑफ प्रिंटिंग को सैटिस्फाई कैसे किया जाएगा, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का क्विकर और चीपर नीड ऑफ प्रिंटिंग को सैटिस्फाई कैसे किया जाएगा, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन देखने को मिलता है। अब पहली बार वो हैंड प्रिंटिंग से आप टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। समझ आ रहा है ना? अभी तक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या थी, वो मैकेनिकल नहीं थी, मैनुअल थी, हाथ से घिस रहे हैं पेपर, ठीक है, छपाई हो रही है। लेकिन अब क्या होगा, अब इस प्रिंट कल्चर में यहां रेवोल्यूशन आने की एकदम रेवोल्यूशन दरवाजे पे खड़ा है। कैसे? क्योंकि अब क्या होगा, टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो जाएगा। तो देखो कैसे, एट स्टारबर्ग जर्मनी, जोहान गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s। 1430s में
जोहान गुटेनबर्ग जो थे, गुटेनबर्ग ने जर्मनी में फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी थी, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, जो कि मैकेनिकली ड्रिवन थी, ठीक है, जो कि मैकेनिकली ड्रिवन थी। कैसे, क्या बना दिया इन्होंने साहब, ठीक है। देखो जोहान गुटेनबर्ग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कब डेवलप करी, उसकी डेट आगे बताऊंगा मैं, 1448, ठीक है, मतलब 1413 में प्रोटोटाइप टाइप से तैयार करना शुरू कर दिया था। तो पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझो, कोई भी आदमी क्या करने वाला है, उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है उस चीज को। तो बैकग्राउंड अगर समझे हम जोहान गुटेनबर्ग का, तो गुटेनबर्ग वाज द सन ऑफ अ मर्चेंट एंड ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट, ठीक है, मतलब बड़ा सा उनका एग्रीकल्चरल स्टेट था, उस पे बड़े हुए वो, मतलब उसी के इर्द-गिर्द उनका बचपन बीता है, सारी चीजें देखते हुए। मर्चेंट के सन थे, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, ठीक है, वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस क्या है, जहां पे वाइन और ऑलिव जो है इनके तेल निकाले जाते हैं, उनको प्रेस किया जाता था, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऑलिव प्रेसेस वगैरह ये सारी चीजें देखते देखते बड़े हुए हैं। सब्सिक्वेंटली जब थोड़े और बड़े हुए तो सब्सिक्वेंटली ही लर्नड द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, बिकेम अ मास्टर गोल्डस्मिथ एंड आल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड माउल्ड यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलता है सब्सिक्वेंटली आपको ये भी देखने को मिलता है कि ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, स्टोन पॉलिशिंग का आर्ट सीख गए वो। स्टोन पॉलिशिंग का आर्ट मतलब क्या होता है कि उन्होंने ये सीख लिया कि किस तरह से क्या किया जाता है, किस तरह से एक स्टोन पॉलिशिंग मतलब आप समझ लो कि पत्थरों को शेप देना, ज्वेलरी बनाना, ये सारी चीजें है ना। तो सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, बिकेम अ मास्टर गोल्डस्मिथ, ठीक है, सुनार बन गए। एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड माउल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स, ठीक है। ट्रिंकेट मतलब क्या, जो ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी बनाने के लिए जो सांचे बनाए जाते हैं ना, सांचे समझते हैं, जैसे वुड ब्लॉक में क्या हो रहा है कि आप लकड़ी के ऊपर ही कार्व कर दे रहे हो चीजों को, ठीक है। और सांचे मतलब जैसे आप जैसे देखोगे तो फेस्टिवल्स के टाइम में गुजिया खाते हो, तो गुजिया बनने के लिए क्या होता है, गुजिया बनने के लिए आप देखते हो तो एक सांचा होता है, तो सांचे के अंदर सारा मटेरियल डाला जाता है, शेप दिया जाता है, गुजिया इज रेडी, ठीक है। तो वैसे अगर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ वैसे हो रहा है कि गुजिया नहीं बना रहे हैं, लेकिन इनको वो बोलते हैं ना कि एक शेप देते हैं, शेप देने के लिए जो माउल्ड्स बनाना रहता है, वो आता था किसे, गुटेनबर्ग को। गुटेनबर्ग क्योंकि एक सुनार थे, तो उन्हें पता है कि ज्वेलरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वैक्स के उसके सांचे बना लेंगे, फिर उसके अंदर पिघला के डाल देंगे, तो वैसी वैसी ज्वेलरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ही नो टू मेक द शेप्स एंड साइजेस, क्लियर हो गया, शेप साइज बताते आता था। एंड ही ग्रू अपॉन दी एंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। तो अब ये पूरी कहानी ध्यान रखना, ही यूज्ड ऑल दिस नॉलेज टू क्रिएट इन्वेंशन, उन्होंने इस पूरे ज्ञान का इस्तेमाल किया इन्वेंशन करने के लिए। इन्वेंशन कैसे किया, तो उन्होंने इस पूरे ज्ञान का इस्तेमाल किया, और इस पूरे ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ इन्वेंट किया, इनोवेटिव बने। कैसे, वो आपको समझ आएगा, हां करेक्ट करवाता हूं। तो उनका बैकग्राउंड समझ में आ गया। तो अब देखो क्या होता है, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस कैसे डेवलप होती है। तो गुटेनबर्ग अडैप्टेड एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन, जो एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने, ठीक है, अपना इनोवेशन डिजाइन किया पूरा। द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। प्रेस मतलब प्रेस, कहीं दबाना, छापना, तेल निकालना, ये तुमको पता ही था कि इस तरह से ये जो जैसे आप देखोगे तो क्या होगा, ये स्क्रू आपको दिख रहा है ऊपर, ये स्क्रू को नीचे ऊपर से नीचे दबाया जाएगा, तो जो नीचे रखोगे उसको दबा दिया जाएगा, तेल निकाल दिया जाएगा। वैसे उन्हें ये पता था कि हां इस टेक्निक की मदद से आप क्या कर सकते हो, छाप सकते हो कुछ, ठीक है, किसी चीज पे छाप छोड़ी जा सकती है। ऑलिव प्रेस से उन्होंने इस प्रेसिंग टेक्निक को सीख लिया। माउल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। अब क्योंकि ही वाज अ मास्टर गोल्डस्मिथ, ही नो हाउ टू क्रिएट माउल्ड्स, ठीक है, उन्हें पता था कि सांचे कैसे बनाए जाते हैं, लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब जब उन्हें उस चीज का आइडिया था कि सांचे कैसे बनाए जाते हैं, लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके चलते उन्होंने पहले ज्वेलरी बनाते थे तो लेटर्स बना लिए, एबीसीडी के सांचे बना लिए, ठीक है, एबीसीडी के सांचे बना लिए। तो बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। तो एक प्रिंटिंग प्रेस है आपके पास, अब अगर इस प्रेस में नीचे मैंने क्या कर दिया, मान लो लेटर्स लगा दिए, तो ये छपेंगे नीचे, क्या लेटर्स ही छपेंगे, है ना। तो देखो ही वाज अ जीनियस पर्सन, वी हैव टू एग्री विद दिस, ठीक है, ही वाज अ जीनियस पर्सन। तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप में जो अपने जीवन में बाकी सारी चीजें सीखी थी, देखी थी, उन्हीं चीजों का, उन्हीं आइडियाज का इस्तेमाल करते हुए प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी, जहां पे ऑलिव प्रेस से ही गॉट द इंस्पिरेशन फॉर द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। माउल्ड्स वगैरह जो है तो मेटल टाइप्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए जाते थे। बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम, और 1448 आते क्या गुटेनबर्ग ने सिस्टम को पूरी तरह से परफेक्ट कर लिया। और पहली बुक जो इन्होंने प्रिंट करी, दैट बुक वाज बाइबल। 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड मैकेनिकली, या फिर गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से पहली बुक कौन सी प्रिंट हुई थी, वो थी बाइबल। अच्छा एक पैटर्न ड्रॉ कर आपने देखो, ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन सी है, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। अभी आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में भी जो सबसे पुरानी बुक्स जो प्रिंट की गई, तो उसमें भी रामायण और ये सारी किताबें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहली बुक क्या बनाई, बाइबल। ये क्या दर्शाता है पता है, कि इनिशियली आप देखोगे तो दिस शोज द रिलीजियस एसोसिएशन ऑफ द पीपल, ठीक है, रिलीजियस एसोसिएशन ऑफ द पीपल की धर्म किसी आदमी का जुड़ाव कितना ज्यादा था इनिशियल सोसाइटी में, कि हर अच्छी चीज शुरुआत में धर्म के लिए इस्तेमाल की जाती थी, फाइन। और कहीं ना कहीं वही एक कल्चरल कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलता है कि जैसे कोई नया सामान आता है घर में, तो पहले उसको भगवान के सामने पूजा पाठ वगैरह सारी चीजें की जाती है, ठीक है। तो जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं मैं आपको। तो बुक्स वगैरह भी जो प्रिंट हुई ना, वो पहले सब रिलीजियस बुक्स ही प्रिंट हुई है। क्यों, क्योंकि इनिशियली ऐसा माना जाता है कुछ भी अच्छी चीज है तो इट इज मेंट इनिशियली फॉर रिलीजन और स्पिरिचुअल पर्पस, वो केस जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, इसका एग्जाम से कोई तात्पर्य नहीं, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, गुटेनबर्ग की बात करें, गुटेनबर्ग वाज द पर्सन, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय हिम, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस बनाई। समझ में आ गया प्रिंटिंग प्रेस, अभी और समझा दूंगा उनकी प्रिंटिंग प्रेस। फर्स्ट बुक प्रिंटेड वाज बाइबल, अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 इयर्स टू प्रोड्यूस देम। अब बोलोगे 180 कॉपी बनाई मात्र और 3 साल लग गए, लेकिन बाय फार जैसे आप देखोगे तो दिस वाज दी कह सकते हैं वेरी स्पीडी वर्क एट दैट टाइम पीरियड, ठीक है। उस टाइम पीरियड में जब हाथ से लिखने में शायद 30 साल लग जाते 180 बुक में, वो उन्होंने क्या कर दिया, वो उन्होंने 3 साल में कर दिया। तो दैट वाज दी वेरी फास्ट स्पीड एट दैट टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड बहुत फास्ट स्पीड थी। गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी, तो दैट चेंज दी प्रिंटिंग कल्चर, ठीक है, उन्होंने पूरा प्रिंटिंग कल्चर बदल दिया। अभी तक जो सब कुछ हैंड ड्रिवन था वो मैकेनिकल हो गया, ठीक है। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस को अगर हम समझे अच्छे से, तो अब जरा समझ लो यहाँ पे ये गुटेनबर्ग नहीं है, ठीक है, भगवान के लिए समझ सोचते हैं कि ये गुटेनबर्ग है, नहीं तो आप वो किताबा उतामारो वाली सीन यहाँ भी बना दो। बहुत सारे बच्चे मैंने यूट्यूब टीच ऑफलाइन, तो वो फोटो देख के ये सोचते हैं ये किताबा उतामारो है, ठीक है, जबकि किताबा उतामारो तो पुरुष थे, वो उनकी पेंटिंग थी। वैसे गुटेनबर्ग जो है गुटेनबर्ग ये है, ठीक है। अब उस समय फोटो तो होती नहीं थी, तो इस तरह से उनका एक पोर्ट्रेट ही बनाया, फाइन। लेकिन गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस जो है वो यहाँ पे बताई गई है। ये पूरी एक फ्रेम होती थी, समझो अच्छे से, ये पूरा फ्रेम होता था, ढांचा, ठीक है, ये पूरा ढांचा होता था। इसमें ये लगा यहाँ पे देखो स्क्रू, ठीक है, अपनी बुक खोलो तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक आपको स्क्रू देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये स्क्रू देखने को मिल जाएगा, ये वाला पार्ट। ये स्क्रू जो है तो वही ऑलिव प्रेस में भी दबाने के लिए ये स्क्रू हैंडल को घुमाओगे तो स्क्रू नीचे आता है, वो नीचे दबा देगा चीजों को, वो इस्तेमाल किया जाता था ऑलिव प्रेस में। तो वो ढांचा उन्होंने वही से लिया। अब इसमें उन्होंने नई चीज क्या ऐड करी है, तो ये हैंडल है, लेवर जो खींच रहा है हैंडल, ठीक है, ये लेवर जो खींच रहा है ये हैंडल है, ठीक है। मतलब पहले जिम ऐसे होते थे, ठीक। फिर क्या हो रहा है, फिर जैसे आप देखोगे तो ये है प्लेटन, ये प्लेटन है। अब प्लेटन क्या होता है देखो, तो प्लेटन मतलब एक तरह से मैं आपको समझाता हूं कि एक ऐसा सांचा है। अब इस सांचे में आप क्या है, A B C D E F G
मतलब इस तरह से पूरा अल्फाबेट डाल दिया आपने। अब ये अल्फाबेट फिक्स नहीं होते थे, मूवेबल होते थे। मतलब अब अगर मुझे मेरा नाम छापना होता है गुटेनबर्ग में, बोलता है कि मेरा नाम छाप दो, तो वो क्या करते हैं DIGRAJ, मतलब ऐसे लेटर्स बना लेते हैं DIGRAJ, ठीक है। तो ये जो लेटर्स है, इन्हीं लेटर्स को ऐसे सेट करते चले जाते हैं इसमें, इस प्लेटन में, इस सांचे में, मतलब ये माउल्स है, माउल्स ऑफ द लेटर्स, और उन्हें इस प्लेटन में से सेट कर दिए। अब प्लेटन में सेट करने के बाद क्या होगा, देखो प्लेटन में सेट करने के बाद में क्या होगा कि उस प्लेटन को स्क्रू के नीचे ऐसे सेट कर दिया जाएगा। अब ये स्क्रू घुमाया जाएगा, ठीक है, हैंडल खींचा तो क्या होगा, ये स्क्रू नीचे की तरफ आएगा। अब ये यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये प्लेटन और ये जो नीचे उसका बेस रहेगा, उनके बीच में रख दो पेपर, ये रख दिया पेपर, ठीक है, प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस्ड ओवर पेपर। तो ये प्रिंटिंग ब्लॉक जो है तो वहां पे पेपर रख दिया आपने। अब जो सांचे में जो चीज है, ठीक है, DIGRAJ लिखा है प्लेटन में, उसके ऊपर इंक लगा दो, तो DIGRAJ दिख करेगा, पेपर पे छप जाएगा, है कि नहीं बताओ। तो इस तरह से मस्त इनोवेशन करते हुए गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था। तो नोटिस द लॉन्ग हैंडल अटैच्ड टू द स्क्रू, दिस हैंडल वाज यूज्ड टू टर्न द स्क्रू, इस हैंडल की मदद से स्क्रू को घुमाया जा रहा है, एंड प्रेस डाउन द प्लेटन ओवर प्रिंटिंग ब्लॉक दैट वाज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ शीट ऑफ डैम्प पेपर, ठीक है, डैम्प पेपर की शीट के ऊपर प्लेस किया गया था। गुटेनबर्ग डेवलप्ड मेटल टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द 26 कैरेक्टर्स ऑफ रोमन अल्फाबेट एंड डिवाइस्ड अ वे ऑफ मूविंग देम अराउंड सो एज टू कंपोज डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट। तो गुटेनबर्ग ने क्या किया, इस प्लेटन में ABCD पूरी Z तक 26 लेटर्स लगा दिए, और ये क्या एक तरीका ऐसा निकाला कि उनको लेटर्स को घुमा सकते हो, उधर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके चलते क्या है, उसके चलते आप जो वर्ड बनाना चाहो वो वर्ड बना लो, वो वर्ड बनाने के बाद क्या है, मतलब एक तरह से मूवेबल क्या हो गया, प्रिंटिंग मशीन हो गई कि आप लेटर्स को मूव कर सकते हो इधर उधर, एनी ट्रीटमेंट। अब वुड ब्लॉक में क्या लिमिटेशन थी, एक लकड़ी का जो टुकड़ा बन गया उससे एक ही चीज छप सकती है, दूसरा बनाना तो दूसरा एनग्रेव करना पड़ेगा, लेटर्स को मूव कर सकते हो इधर उधर, एनी ट्रीटमेंट। अब वुड ब्लॉक में क्या लिमिटेशन थी, एक लकड़ी का जो टुकड़ा बन गया उससे एक ही चीज छप सकती है, दूसरा बनाना तो दूसरा एनग्रेव करना पड़ेगा। जैसे दिगराज लिख रहा है तो दिगराज लिखने के लिए आपने एक वुड ब्लॉक को एनग्रेव कर लिया और छाप दिया, ठीक है, लेकिन अब वो वुड ब्लॉक दिगराज ही दिगराज छापेगा। लेकिन ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लेटन के अंदर आप दिगराज से आपका नाम बदलना चाह रहे हो तो वो वाले माउस लगा दो, तो वही प्रिंटिंग मशीन है, अलग चीज छाप के दे रही है आपको, है कि नहीं, ये चीज। तो दिस केम टू बी नोन एज मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन एंड इट रिमेन्ड द बेसिक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट 300 इयर्स। 1488 से 1588 1688 17 मतलब 1448 से मतलब 1450 मान लो, ठीक है। तो 1450 से 1550 1650 1750, ठीक है। तो मिड ऑफ 18th सेंचुरी तक अगर आप देखोगे तो यही बेसिक प्रिंटिंग टेक्निक रही है। इसमें थोड़े इनोवेशन होते रहे होंगे लेकिन बेसिक प्रिंटिंग टेक्निक यही रही है, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस, है ना। तो ये प्रिंट रेवोल्यूशन में या फिर कह सकते हैं प्रिंट कल्चर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। क्लियर हुआ। तो जैसे अगर आप एक प्रिंटर की वर्कशॉप को देखोगे ना उस टाइम पीरियड में कि 16th सेंचुरी की बात करें तो प्रिंटर की वर्कशॉप कुछ ऐसी दिखती थी। इसमें क्या हो रहा है, तो जैसे आप देखेंगे प्रिंटर की वर्कशॉप है, ठीक है, चाओ माओ बैडमाओ करके उन्होंने लिख दिया, उसका टाइटल का नाम पेपर नहीं आया है, ठीक है। तो आप जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2-3 लोग दिख रहे हैं, ये वो मशीन है, छपाई चल रही है यहाँ पे। फिर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, प्रूफ रीडर बैठे हैं जो पढ़ रहे हैं कि हाँ काम चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इंक लगा रहे हैं सरफेस पे पूरा का पूरा। यहाँ जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो माउल्ड वगैरह जो है, ठीक है, तो जो सांचे सेट करना होगा ना कि लेटर्स कैसे बैठना है, तो वो माउल्ड्स पूरे लाइन के कैरेक्टर वो लेटर्स को अरेंज किया जा रहा है, यहाँ उन पे सब पे सरफेस लगाया वो लगाया जा रहा है, इंक लगाया जा रहा है, यहाँ पेपर पे अब ये छपना है और ये पेपर को छाप रहे हैं। तो इस तरह से काम चलता था कुछ, है ना। तो दिस पिक्चर डिपिक्ट्स व्हाट अ प्रिंटर्स शॉप लुक लाइक इन 16th सेंचुरी। ऑल द एक्टिविटीज आर गोइंग अंडर वन रूफ, पूरा छपाई का काम एक ही छत के नीचे हो रहा है। इन द फोरग्राउंड ऑन द राइट कंपोजिटर्स आर एट वर्क व्हाइल ऑन द लेफ्ट गैली आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड इंक इज बीइंग अप्लाइड ऑन द मेटल टाइप्स। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट में यहाँ जैसे आप देखोगे, ठीक है, तो फोरग्राउंड मतलब आगे की तरफ, फोरग्राउंड में लेफ्ट की तरफ क्या हो रहा है कि गैली मतलब क्या है, कुछ लेटर्स वगैरह अरेंज करके उनके ऊपर एक तरह से गैली मतलब क्या है कि वो इंक वगैरह लगा के तैयार कर रहे हैं। कंपोजिटर जो है तो लेटर्स कंपोज कर रहे हैं, क्या क्या शब्द छपना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है, द प्रिंटर्स आर टर्निंग द स्क्रू ऑफ द प्रेस एंड नियर देम बैकग्राउंड में जैसे तो प्रूफ रीडर्स आर एट वर्क। तो ये प्रिंटर्स जो है, ये प्रिंटर्स स्क्रू घुमा रहे हैं, छपाई चल रही है, इधर प्रूफ रीडर क्या कर रहे हैं, प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। तो ना तो राइट इन फ्रंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट द डबल पेज प्रिंटेड शीट स्टैक्ड नीट पाइल्स, ठीक है, वेटिंग टू बी बाउंड। और आप देखोगे वहीं पे फोरग्राउंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि छपी हुई किताबें तैयार होकर बैठी हुई है यहाँ पे, ठीक है, बस इनको क्या करना है, सिलना है, कंपाइल करना है, ठीक है, रेडी टू गो टाइप से। तो ये एक प्रिंटर का वर्कशॉप ऐसा दिखता था मिड ऑफ 16th सेंचुरी की बात करें तो। क्या हुआ, सो दिस वाज द स्टोरी। मैंने गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आपको बता दी। अब जरा सवाल सुन लो, किस तरह के सवाल आएंगे। सबसे पहले अगर ब्रॉडली बात करें जिसमें आपको बताया चाइना में प्रिंट ब्यूरोक्रेसी वगैरह वो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप देखोगे जापान में डायमंड सूत्र क्या था, वो इडो उक्यो, ये सारी चीजें, मतलब अर्बन कल्चर में कैसे प्रिंट को डाइवर्सिफाई किया, तो आप कहेंगे कि विजुअल इमेजेस वगैरह लगी। प्रिंट कम्स टू यूरोप में जैसे आप क्या देख रहे हैं, मार्को पोलो का कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें। तो सवाल उस कंटेक्स्ट में बनते चले जाएंगे। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस क्या थी, उसका बेसिक मॉडल, ठीक है, हाउ व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इंस्पायर्ड गुटेनबर्ग टू इन्वेंट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोटोटाइप ऑफ द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग कौन थे, तो उस कंटेक्स्ट में पूरा गुटेनबर्ग का हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट और स्क्राइब, उनकी लिमिटेशन, फाइन, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्यों पॉपुलर होता चलेगा, ये सारी चीजें। तो जब आपको मैं एक एक चीज बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका क्वेश्चन किसी भी कंटेक्स्ट में पूछा जाए बनेगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। वो सब कुछ हो गया, वो सब कुछ होने के बाद में जैसे अगर हम देखें तो गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप कर दी, बधाई हो। अब ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आई ना प्रिंटिंग की, तो न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एक्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाय हैंड। न्यू टेक्नोलॉजी आई, प्रिंटिंग तेज हो गया आपसे, लेकिन द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाय हैंड जो थी ना, कि मतलब आज आप जो बुक देखते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज कोई भी बुक आप उठा के देख लो, ठीक है, तो आपको किसी भी बुक में आपको देखने को मिलेगा, किसी भी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि हाथ का कोई इस्तेमाल नहीं है, सारा कुछ मशीन से प्रिंट हो जाता है। आज कहीं भी हाथ का इस्तेमाल होता है कि हाथ से लिखा जा रहा है किसी बुक नहीं, ठीक है। इनफैक्ट जो हाथ से लिखे हुए सिग्नेचर रहते हैं वो भी प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है, वो प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन उस समय में प्रिंटिंग होने के बावजूद भी जो आर्ट बाय हैंड होता था ना वो पूरी तरह से रिप्लेस नहीं हुआ। प्रिंटेड बुक्स में भी हाथों का इस्तेमाल किया ही जाता था, प्रिंटेड बुक्स में भी हाथों का इस्तेमाल किया ही जाता था। कैसे, वो समझाता हूं देखो। तो प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट, मतलब देखते से ऐसा लगता था आदमी को कि वो मैन्युस्क्रिप्ट ही हाथ से ही लिखी गई है। ऐसा क्यों लगता था कि मैन्युस्क्रिप्ट ही है हाथ से ही लिखी गई है। तो द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंडराइटिंग स्टाइल। जो मेटल लेटर्स होते थे ना, जो प्लेटन में नीचे लेटर्स लगाए जाते थे, तो वो माउल्ड जो लेटर के बनाए जाते थे वो भी कैसे बनाए जाते थे, ऐसे बनाए जैसे हाथ से लिखा हो। मतलब आज आप देखते हैं आज क्या होता है, फॉन्ट के जो अलग स्टाइल होते हैं, कैलिग्राफी होता है, मतलब जैसे आज जो फॉन्ट के टाइप होते हैं, फाइन, मॉन्स्टर आर्ट वगैरह जो रहते हैं, तो आज फॉन्ट का टाइप ऐसा रहता है, टाइपराइटर जैसा अलग दिखता है। लेकिन उस समय में जो फॉन्ट का टाइप होता था उनका, वो बनाते ही सांचा ही ऐसा बनाते थे, ऐसा लगता था कि हैंडराइटिंग ही है, ठीक है। तो ए ऐसा नहीं जरूरी एकदम ऐसा ही बनेगा उनका ए ऐसा ही बन सकता था, ऐसा जैसे हाथ से लिखा हुआ हो,
ठीक है, तो ये वाली चीज है कि जो मेटल लेटर्स होते थे दे द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंडराइटिंग स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विद फॉइलेज एंड अदर पैटर्न। तो इसे आप देखोगे तो प्रिंटिंग हो गई पूरी, ये पूरी प्रिंटिंग हो गई, इस तरह से हाथ से लिखा है ना, ये प्रिंटिंग पूरी हो गई। लेकिन जो बॉर्डर्स वगैरह दिख रही है ना आपको, ये बॉर्डर्स, तो ये बॉर्डर में अलग अलग पैटर्न जो है, फॉइलेज, फूल पत्ती की जो डिजाइन है, ठीक है, ये सब हाथ से ही बनाया जाता था। मतलब प्रिंटिंग हो गई, जगह छोड़ दी जाती थी उतनी, और बॉर्डर की जगह पे क्या होता था, हाथ से डिजाइन करी जाती थी, ठीक है। तो देखने में से लगता है कि हाथ से कोई किताब बनाई गई है कि इलस्ट्रेशंस वर पेंटेड। इलस्ट्रेशन मतलब क्या कि मान लो कोई एग्जांपल है, कोई पिक्चर लगाना है, तो पिक्चर लगाने के लिए प्रिंटिंग नहीं होती थी, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस नहीं होगी तो उसमें क्या होता था, उसमें लेटर्स के साथ बनते थे, पिक्चर्स के लिए बनाए होने इनिशियली, तो पिक्चर्स की जगह छोड़ जाती थी इलस्ट्रेशन के लिए, उन इलस्ट्रेशन को हाथ से ही पेंट किया जाता था, इलस्ट्रेशन को हाथ से पेंट किया जाता था। इन द बुक प्रिंटेड फॉर रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन वाज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज, ठीक है। तो जो अमीर लोग थे पहले खाली जगह छोड़ना किताब में, क्योंकि मुझे वहां तो डिजाइन बनवाना है अपने मनपसंद, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि सबकी बुक सबकी बुक एक ही मशीन में प्रिंट होगी, सबकी अलग दिखेगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे पे ऐसे वाले फूल पत्ती होना चाहिए, तो जगह खाली छोड़ दी जाती थी। ईच परचेसर would choose the design and decide on the painting school that would do the illustration, ठीक है। तो वो पेंटिंग स्कूल में डिसाइड कर सकते थे कि मेरी किताब जो होगी, मेरी जो किताब छपी गई है उसमें किस तरह की चित्रकारी की जाए, उसमें किस तरह की चित्रकारी की जाए। तो अगर सवाल आता है, ठीक है, तो दो देयर वाज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन विद न्यू टेक्नोलॉजी, बट दिस डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एक्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रिंटिंग बुक्स बाय हैंड। हाउ कैन यू प्रूव दिस? तो आपको प्रूव करना होगा कि माना कि जो किताबें हैं प्रिंटिंग मशीन में छप जाती थी, लेकिन दे अपीयर्ड वेरी मच, ठीक है, टू दी रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ बहुत ज्यादा सिमिलरली कह सकते हो आप एसोसिएट होती थी। वो कैसे एसोसिएट होती थी? सिमिलरली तो उसका पूरा पॉइंट्स लिख सकते हो, क्योंकि बॉर्डर्स हाथ से बनाई जाती थी, जगह छोड़ दी जाती थी, इलस्ट्रेशन को पेंट किया जाता था, वर्ड भी ऐसे होते थे जैसे हाथ से लिखे गए हो, ये सारे कारण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन जो इनिशियल लेवल पे बुक्स प्रिंट होती थी तो ऐसी लगती थी जैसे हाथ से लिखी जा रही है, ठीक है। बिटवीन 1450 टू 1550 प्रिंटिंग प्रोडक्शन एक्सपेंडेड, ये जो प्रिंटिंग का प्रोडक्शन था पूरा पूरा ये बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ा। तो आपको क्या देखना होता है कि प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप में मार्को जैसे गुटेनबर्ग जो जर्मनी में उन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग टेक्निक इजाद करी, और धीरे धीरे क्या पूरे यूरोप में फैलती चलेगी। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी, ठीक है, तो उनके देश लोग कैसे सीखे, तो प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू अदर कंट्रीज सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। तो अलग अलग जगह नई नई प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करने के लिए जर्मनी से प्रिंटर्स निकल जाते थे, बोलते थे मैं स्किलफुल हूं, मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे सब पता है, मैं करके दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो सेकंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी सॉ 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द मार्केट इन यूरोप, ठीक है। यूरोप में आपको देखने को मिलता है कि सेकंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी के बाद, सेकंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी मतलब क्या, 1450 के बाद में 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द मार्केट्स इन यूरोप। द नंबर वेंट अप इन 16th सेंचुरी टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज। अगले 100 सालों में, ठीक है, 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया। This shift from hand printing to mechanical printing led to the print revolution, ठीक है। ये जो शिफ्ट था, इस शिफ्ट के साथ आपको देखने को मिलता है हैंड प्रिंटिंग से किधर की तरफ चली चीजें, हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ, एंड दिस लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। पूरे वर्ल्ड में आपको प्रिंट रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन सुना था। प्रिंट रेवोल्यूशन क्या है, मतलब कि अब जब प्रिंटिंग की टेक्निक बढ़ गई, प्रिंटिंग की स्पीड बढ़ गई ना, तो इसका सीधा एडवांटेज क्या होगा, इसका सीधा एडवांटेज होगा कि वर्ल्ड वाइड आपको एक तरह से प्रिंटिंग में रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इस प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट रहा होगा, प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे आया होगा, ये सारी चीजें हम यूरोप, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट बताया ना कि हां, इसको एक तो हमने देखा कि प्रिंट इवॉल्व कैसे हुआ, ईस्ट एशिया से चाइना, मतलब जैसे ईस्ट एशिया चाइना, चाइना से जापान, जापान से यूरोप, पेपर गया, मार्को पोलो गए, गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया, तो आपने प्रिंट का इवोल्यूशन देखा। प्रिंटिंग टेक्निक तैयार है 1448 में, 1448 में प्रिंटिंग टेक्निक तैयार है। और अब जब प्रिंटिंग टेक्निक से क्या हो रहा है, हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ चले गए, एंड दिस विल लीड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। तो ये प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे वर्ल्ड को शेप करेगा, ठीक है, यूरोप के कंटेक्स्ट में समझेंगे और इंडिया के कंटेक्स्ट में समझेंगे। तो अब आप सारे मोतियों को पिला पा रहे हो एक ही धागे में, माला बन पा रही है आपकी, वो आपको समझना होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, कैसे प्रिंट रेवोल्यूशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक क्या, मतलब इसी सिलसिले को हम देखें, यूरोप के कंटेक्स्ट में देखते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन ने क्या बदलाव लाया है, फिर हानि रहेगी। समझ में यहां तक? तो ये देखो The print revolution and its impact. The word here is print revolution. अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने जो चैप्टर में पढ़ा है तो आपने वही देखा कि इवॉल्व कैसे होती है टेक्नोलॉजी। अब उस टेक्नोलॉजी के एकदम इवॉल्व हो जाने के बाद, मतलब टेक्नोलॉजी अपने फुल फॉर्म में आ गई है, टेक्नोलॉजी अपने फुल फॉर्म में आ गई है, टेक्नोलॉजी अपने फुल फॉर्म में आ जाने के बाद में, मतलब प्रिंटिंग टेक्निक जो अपने फुल फॉर्म में आ गई है, उसके बाद में प्रिंटिंग टेक्निक ने क्या रेवोल्यूशन लाई दुनिया में। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम पूरा करते हैं यूरोप के पर्सपेक्टिव से, जैसे आपको ध्यान हो तो हमने सभी चैप्टर्स मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर लो, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो उसमें इंडियन पर्सपेक्टिव और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में यूरोपियन पर्सपेक्टिव देखा है। तो यूरोपियन पर्सपेक्टिव से चीजों को देखें तो द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, मतलब आप समझ सकते हो कुछ भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन सीमित था, रशियन रेवोल्यूशन तक ठीक था, लेकिन प्रिंट रेवोल्यूशन, तो प्रिंट रेवोल्यूशन से क्या तात्पर्य है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्निक के बेस्ट फॉर्म में आ जाने के बाद में, बेस्ट फॉर्म में आ जाने के बाद में उसका सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट हुआ, दैट इज द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। अब इसे प्रिंट रेवोल्यूशन क्यों कह रहे हैं, मतलब कोई राजा वाजा के किले पे हमला कर दिया था क्या बुक्स में, प्रिंट रेवोल्यूशन क्यों है, तो देखो, तो इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द पीपल। रेवोल्यूशन क्या है, क्रांति, क्रांति का है, क्रांति जरूरी नहीं कि बस आपको राजा को गिराना है तो ही लाना है, क्रांति हर क्षेत्र में जरूरी है। तो वैसे क्या देख रहे हो आप कि प्रिंटिंग जो पूरा प्रिंट कल्चर चैप्टर है आपको ये बताता है कि कैसे प्रिंटिंग वर्ल्ड में रेवोल्यूशन आ गया। क्यों? क्योंकि जब प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड टेक्नोलॉजी, प्रिंटेड टेक्निक्स ग्रो करी ना, तो उसके चलते क्या लोगों का जीवन बदल गया, उसके चलते लोगों का जीवन बदल गया, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप्स टू द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इनिशियली इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ऑल दीस थिंग्स वर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, बहुत सीमित थी और रुकी हुई थी, बहुत आसानी से ज्ञान नहीं मिल पाता था। लेकिन क्या होता है कि जब बुक्स प्रिंट होना स्टार्ट हुई, जैसे सोशल मीडिया भी आपका कहोगे, जैसे एक तरह से देखिए ना, इंटरनेट जो है, इंटरनेट ने भी रेवोल्यूशन लाया है। कैसा रेवोल्यूशन लाया इंटरनेट ने, तो अगर आप बहुत बेसिक लेवल पर आप समझोगे तो इंटरनेट के रेवोल्यूशन से लोगों में कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन का फ्लो, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी कितनी आसान हो गई है। तो वैसे ही शुरुआत में प्रिंट को रेवोल्यूशन से क्यों जोड़ा जा रहा है, व्हाई प्रिंट रेवोल्यूशन इज बीइंग रेफर्ड ओवर हियर, क्योंकि लोगों का जो नॉलेज के साथ में, जानकारी के साथ में रिश्ता था वो बहुत ज्यादा बदल गया। इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शन, लोगों का सोचना समझने का तरीका बदल गया। इट ओपनड अप न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। कहा जा रहा है प्रिंट टेक्निक से इंप्रूव हो जाने से एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज होती है। हेडिंग क्या अगला टॉपिक जो आपका, अ न्यू रीडिंग पब्लिक। ये नई रीडिंग
कहा जा रहा है प्रिंट रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। प्रिंट रेवोल्यूशन के साथ जोड़ा जा रहा है, समझे कि क्यों प्रिंट रेवोल्यूशन? तो ये